हेलो दोस्तों, स्टडी मास्टरी बाय नीलम में आपका स्वागत है। दोस्तों, जेटेट होने वाला है और सीटेट भी होने वाला है, तो दोनों का सिलेबस एक ही है। तो आज हम लोग पर्यावरण अध्ययन के बारे में पूर्ण जानकारी करेंगे जो हमारे पेडागोजी सेक्शन में आते हैं। इसमें हम जानेंगे निम्नलिखित बिंदुओं को, जैसे कि हमारा है क्या है पर्यावरण अध्ययन, पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा एवं क्षेत्र, पर्यावरण अध्ययन का महत्व के बारे में जानेंगे, एकीकृत पर्यावरण अध्ययन के बारे में जानेंगे और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे हमारे क्वेश्चन आ ही जाते हैं कम से कम 2-3। इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद फिर पर्यावरण अध्ययन के बारे में जानेंगे और फिर अधिगम क्या है इसके बारे में हम लोग फिर जानेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे अवधारणा प्रस्तुतिकरण के उपागम क्या हैं। फिर हम लोग क्रियाकलाप के बारे में जानेंगे। उसके बाद है प्रायोगिक कार्य के बारे में जानेंगे। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हाँ दोस्तों, अब थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी, उसके लिए हम खेत जाते हैं। देखिए, तो लास्ट में हमारा जो है वो हम जानेंगे शिक्षण की समस्याओं के बारे में, शिक्षण की समस्याएं एवं शिक्षण। सॉरी दोस्तों, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पर्यावरण के बारे में। क्या है पर्यावरण का अध्ययन? देखिए, इसमें है आइए जाने क्या है पर्यावरण। पर्यावरण अध्ययन एक बहु अनुशासनात्मक विज्ञान है जिसमें रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीवन विज्ञान, कृषि, स्वास्थ्य, सैनिटरी इंजीनियरिंग आदि जैसे अध्ययनों के विभिन्न शाखाएं शामिल है। तो ये हम पर्यावरण अध्ययन के बारे में जाने। उसके बाद है पर्यावरण का अर्थ, इसका अर्थ क्या है। तो इससे भी क्वेश्चन हमारे आते हैं। हमारे आसपास का वातावरण जिसमें वे सभी चीज़ें शामिल हैं जिन पर हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर करते हैं, चाहे जानवरों, पौधों या गैर जैविक घटकों जैसे हवा, मिट्टी, पानी आदि की जीवित चीज़ें। डगलस और हॉलैंड ने पर्यावरण अध्ययनों को परिभाषित किया था। हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारा आया कि डगलस और हॉलैंड। अगर कोई बोलेगा कि पर्यावरण अध्ययन को परिभाषित किसने किया, तो हमारा आंसर होगा डगलस और हॉलैंड ने। अब हम पर्यावरण शब्द का उपयोग सभी बाहरी ताकतों, है ना, पर्यावरण शब्द का उपयोग सभी बाहरी ताकतों, प्रभावों और स्थितियों में वर्णन करने के लिए किया जाता है जो जीव, प्रकृति, व्यवहार और जीवित जीवों की वृद्धि, विकास और परिपक्वता को प्रभावित करते हैं। पर्यावरण अध्ययन का मुख्य महत्व स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण के मुद्दों के बारे में मानव को जागरूक करना और शिक्षित करना है और जीवन को और अधिक टिकाऊ बनाना है। देखिए, इनमें से हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये सब हैं जो सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे एग्जाम में। कि वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब बनाया गया था? तो हमारा बनाया गया था 1972 में। उसके बाद है वन संरक्षण अधिनियम बना, ये हमारा 1980 में। फिर है पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब बनाया गया? तो 1986 में। ये सब हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, यहाँ से क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं। और अगला है हमारा जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब बना? तो वो हमारा बना 1974 में। पर्यावरण की सुरक्षा मूल कर्तव्य है, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया एवं संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत से जोड़ा गया था? अनुच्छेद 51A और 42वें संविधान संशोधन में। देखिए, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर स्थित है? ये हमारा है भोपाल में। कहाँ है दोस्तों? ये है हमारा भोपाल में। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये हमारा है देहरादून में। फिर है वर्षा
वर्षावन वर्षावन अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो ये है जोरहाट में। और आनुवंशिकी एवं वृक्ष प्रजनन संस्था कहाँ पर है, तो यह है कोयम्बटूर में। उत्पादकता केंद्र कहाँ पर है, तो रांची में है। भारत की प्रथम वन नीति का निर्माण कब हुआ था, तो ये 1894 में हुआ था। गिद्ध संरक्षण परियोजना कब प्रारंभ की गई थी, तो ये 2006 में। ये हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इससे हमारे कई सारे टेट में बार बार क्वेश्चन को रिपीट किया गया है, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा गोंड संरक्षण परियोजना कब हुई, तो 1987 में। कछुआ संरक्षण परियोजना की शुरुआत हुई 1975 में। बाघ संरक्षण परियोजना कब प्रारंभ हुई, तो 1973 में। किस वृक्ष को पर्यावरणीय संकट माना जाता है, दोस्तों ये भी हमारा बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये इससे भी क्वेश्चन सीधे सीधे हमारे आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत सारे टेट में आए हुए हैं। तो नेक्स्ट देखिए, चालबाज किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, चालबाज किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, ये है विश्वतीय वर्षावन। नेक्स्ट है हमारा केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो ये जोधपुर राजस्थान में है। फिर है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है 1987 में ओजोन परत के संरक्षण से। नेक्स्ट है हमारा वियना समझौता हुआ, तो वियना समझौता हुआ 1985 में, ओजोन परत से संबंधित था जो। उसके बाद हुआ क्योटो प्रोटोकॉल संधि किस वर्ष लागू हुई, तो ये 2005 में लागू हुई थी दोस्तों। उसके बाद है हमारा पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया, तो 1992 में किया गया था। सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे सीधे सीधे एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं दोस्तों। देखिए मैं वीडियो शुरू में भी बना रही हूँ, तो थोड़ा सा हमको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, आप लोग थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा। लेकिन जो भी मटेरियल है ये पूरा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये सीधे सीधे क्वेश्चन में आएंगे। देखिए पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया था, तो ये किया गया था रियो डी जेनेरियो में। उसके बाद है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा किस सम्मेलन में की गई थी, तो ये स्कॉटहोम सम्मेलन जो हुआ था उसमें किया गया था 1972 में। उसके बाद है टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो कैलाश सांखला को बोला जाता है दोस्तों। भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा गया है, तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन को कहा गया है। उसके बाद है भारत में पारिस्थितिकी के जनक हैं, तो डॉक्टर रामदेव मिश्रा हैं पारिस्थितिकी के जनक। देखिए डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो ये रविंद्र कुमार सिन्हा को कहा जाता है डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया। चिपको आंदोलन के जन्मदाता थे तीन सुंदरलाल बहुगुणा है। ये तो सीधे सीधे क्वेश्चन जो भी सीटेट एग्जाम में बैठे होंगे या फिर और भी टेट में बैठे होंगे, तो ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। चिपको आंदोलन के जन्मदाता ये सुंदरलाल बहुगुणा को बोला जाता है। ये सीधे सीधे आए हुए क्वेश्चन हैं। देखिए उसके बाद है विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है 3 मार्च को। उसकी देखिए हम टाइम लॉस नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी बता देती हूँ करके। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को। कोहरे की आड़ पाठ देखने में सहायक तरंग होती है, तो ये है अवरक्त विकिरण। अम्ल वर्षा के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार है, तो ये है कारखाने दोस्तों। तरह तरह के तो कारखाने फैक्ट्रियाँ लग रही हैं, उसके कारण से अम्ल वर्षा में बढ़ोतरी हो रही है। एक हमारा ताजमहल का जो है खूबसूरती, उसका जो चमक गायब हो रहा है, उसका भी रीज़न यही है अम्ल वर्षा। ये भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि ताजमहल किस कारण से उसका चमक गायब हो रहा है, तो हमारा आंसर होगा अम्ल वर्षा। देखिए पार्थिनियम गाजर घास के परागकरण से कौन सा रोग होता है, तो चर्म रोग एवं दमा होता है। लाइकेन किस पर्यावरणीय प्रदूषण के सूचक माने जाते हैं, तो ये वायु प्रदूषण के सूचक माने जाते हैं। भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये है मिथाइल आइसोसाइनाइड। उसके बाद है इटाई रोग किसके कारण होता है, तो ये कैडमियम के कारण होता है। ये तो हमारे BPSC TRE 1 में सीधे सीधे क्वेश्चन आ गए थे, जिन्होंने भी बैठे होंगे एग्जाम में तो आप देखे होंगे, उसमें भी आया हुआ था। देखिए कांग्रेस घास किस घास को कहा जाता है, तो कांग्रेस घास ये पार्थिनियम गाजर घास को कहा जाता है। देखिए अम्ल वर्षा के जल का pH मान कितना होता है, तो ये होता है 4.2 से कम होता है। उसके बाद है ब्लैक फुट नामक बीमारी का कारण है, तो ये है आर्सेनिक की अधिकता के कारण होता है ब्लैक फुट नामक रोग।
पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ने देता है, तो यह है प्रकाश संश्लेषण। देखिए सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है तो जल चक्र में, सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है जल चक्र में। और अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो ये हमारा है नागपुर में। उसके बाद पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं, तो वायुमंडल कहते हैं। देखिए वायु क्या है, वायु एक मिश्रण है। शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, तो ये 78% है, ये सबको पता है। वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत में उपस्थित होती है तो ये नाइट्रोजन है, ये भी आप लोग को पता है। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पति समाप्त हो जाए तो किस गैस की कमी हो जाएगी, तो हमारे ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी दोस्तों, क्योंकि वनस्पति रहेगा नहीं तो ऑक्सीजन छोड़ेगा नहीं, है ना। देखिए UNEP का मुख्यालय कहाँ पर है, तो यह है नैरोबी में। और विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो यह है जिनेवा में। पर्यावरण देखिए हमारा नेक्स्ट है कि UNEP का मुख्यालय कहाँ पर है, तो नैरोबी में है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो यह है जिनेवा में। इसके बाद है पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादकों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरंभ किया था, इको मार्क आरंभ किया है। झूम खेती होती है तो मेघालय में होती है। शुष्क बर्फ का जो ठोस रूप होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड कहलाता है। देखिए विश्व जल दिवस ये मनाया जाता है 22 मार्च को। और किस जनपद में चंद्रमा वन्य जीव अभयारण्य स्थित है, यह है चंदौली में। देखिए किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य स्थित है, तो यह है चंदौली में। गिर वन्य जीव अभयारण्य किस वन्य जीव का संरक्षण करता है, तो यह शेर का। उसके बाद है ग्रीन मफलर किससे संबंधित है, यह ध्वनि प्रदूषण से। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है देखिए विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 22 मार्च को। उसके बाद है किस जनपद ने चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है, किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है, ये है चंदौली में। देखिए गिर वन्यजीव अभयारण्य किस वन्यजीव का संरक्षण करता है, तो ये शेर का करता है। उसके बाद है ग्रीन मफलर किससे संबंधित है, तो ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है दोस्तों। उसके बाद है किस खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं, तो प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं ना वो होते हैं शाकाहारी में आते हैं, ये सब प्राथमिक उपभोक्ता जिसे कहते हैं। देखिए पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं, तो जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 16 सितंबर को मनाया जाता है। प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है, तो यह कैक्टस पाई जाती है। टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है, तो यह शनि का है। ध्रुव तारा कहा जाता है, तो उत्तरी तारे को ध्रुव तारा कहा जाता है। उसमें फूलों की घाटी स्थित है, ये उत्तराखंड में स्थित है। देखिए सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, यह राजस्थान में स्थित है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत माना जाता है, तो यह सूर्य का प्रकाश को माना जाता है। सुनामी की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है, तो समुद्र के भीतर उत्पन्न होने वाले भूकंप के कारण होती है। उसके बाद है सबसे लंबा जीवित वृक्ष है उस सिकुआ एक वृक्ष का नाम है दोस्तों, जो सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। रेड डाटा बुक का संबंध है, तो विलुप्ति के संकट से ग्रस्त जीव जंतुओं का, जो जीव विलुप्त होते जा रहे हैं उसका जो डाटा रहता है उसे रेड डाटा बुक कहते हैं। ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार ये क्वेश्चन आता ही रहता है। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पर पाई जाती है, तो उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में पाई जाती है। शांत घाटी अवस्थित है, ये केरल में अवस्थित है। वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। हरित गृह प्रभाव का अर्थ है वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के वायुमंडल के तापमान का बढ़ना, यानी कि वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के कारण वायुमंडल में तापमान बढ़ना, ये हरित गृह प्रभाव का अर्थ के रूप में जाना जाता है। देखिए ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी, तो ये जोसेफ फेरियर ने की थी। कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण किससे शुरू हुआ है, तो क्योटो प्रोटोकॉल से हुआ है दोस्तों। उसके बाद है सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिकी तंत्र है जो वैश्विक तापमान द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा, तो यह है आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड
निम्न चादर है। उसके बाद है ओजोन परत मुख्यतः जहाँ अवस्थित रहती है तो वो है स्ट्रेटोस्फीयर, जिसे समताप मंडल कहते हैं। वायुमंडल में ओजोन परत पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणों से जीवन की रक्षा करती है। उसके बाद है ओजोन परत मानव के लिए उपयोगी है क्योंकि क्या वह सूर्य की जो है अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी पर नहीं आने देती है। देखिए, भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? तो इलेक्ट्रोमीटर से मापी जाती है। उसके वायुमंडल में ओजोन छिद्र का पता लगाया गया है, तो वह कहाँ पर स्थित है? तो ये अंटार्कटिका के ऊपर। उसके बाद वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है कहलाती है आयन मंडल। तो ये हमारा हुआ पहला जो टॉपिक है वो हमारा खत्म। तो पर्यावरण क्या है उसके अध्ययन के बारे में हम लोग जाने। अब हम लोग जानेंगे पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा एवं क्षेत्र, उसके बारे में देख लेते हैं कि पर्यावरण अध्ययन। दोस्तों, इसमें हम देखिए लिखाई उखाई कुछ नहीं करते हैं, इसमें मार्किंग करते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत भी हो जाता है, आप लोग को भी होता होगा, इसलिए सिर्फ हम पढ़ते ही जाते हैं। अच्छे से आप लोग ध्यान से इसको देखिए कि सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो मैं मटेरियल दे रही हूँ सीधे सीधे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, पर्यावरण अध्ययन का अध्यापन राष्ट्रीय पाठ्यचर्या समिति ने 1975 के नीतिगत दस्तावेज 10 वर्षीय स्कूल के लिए पाठ्यक्रम एक रूपरेखा अर्थात द करिकुलम फॉर द 10 ईयर्स स्कूलीय फ्रेमवर्क में सिफारिश की थी कि एक एकल विषय पर्यावरण अध्ययन EVS प्राथमिक स्तर पर पढ़ाया जाना चाहिए। देखिए, पहले वर्ष 2 वर्ष में कक्षा 1 से 2 तो पर्यावरण अध्ययन प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण दोनों को देखेगा, जबकि कक्षा 3-4 में सामाजिक अध्ययन और सामान्य विज्ञान के लिए अलग से होंगे, जिसे EVS पार्ट 1 और EVS पार्ट 2। उसके बाद है राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 1988 में भी प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के लिए यही दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। उसके बाद है NCF 2000 में सिफारिश की थी कि पर्यावरण अध्ययन को एक एकीकृत पाठ्यक्रम के रूप में पढ़ाया जाए। प्राथमिक स्तर कक्षा 3-4 पर विज्ञान और सामाजिक अध्ययन के लिए अलग विषय ना पढ़ाया जाए। इसीलिए 1 to 5 में आप लोग देखते हैं कि सामाजिक विज्ञान की बुक उसमें नहीं होती है, यही कारण है। पर्यावरण NCF 2005 में पर्यावरण अध्ययन के लिए एकीकृत दृष्टिकोण को निरंतर आगे मजबूत बनाने का आह्वान किया गया है। उसके बाद पर्यावरण का अर्थ है बाह्य आवरण जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है, अतः पर्यावरण से अभिप्राय उन सभी भौतिक दशाएं तथा तथ्यों से लिया जाता है जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है। पर्यावरण शिक्षा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, अतः प्राथमिक स्तर से ही इसका शिक्षण आवश्यक है। देखिए, पर्यावरण अध्ययन की संकल्पना NCF 2005 जब आया तो कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज इसमें क्या था उसके बारे में हम जानेंगे। तो देखिए, बच्चों को प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के बीच संबंधों का पता लगाने और उन्हें समझने के लिए प्रशिक्षित करना, ये है हमारा पर्यावरण अध्ययन की संकल्पना। तो उसके आगे है अवलोकन और चित्रों के आधार पर समझ विकसित करने के लिए अनुभव के माध्यम से उनमें भौतिक, जैविक, सामाजिक और सांस्कृतिक पहलू की समझ प्राप्ति की ओर अग्रसर करना। बच्चों को सामाजिक घटनाओं के प्रति जिज्ञासु बनाने हेतु संख्यात्मक क्षमता पैदा करने के लिए परिवार से शुरुआत कर पूरे संसार की समझ विकसित करते हुए आगे बढ़ाना। उसके बाद पर्यावरण के मुद्दे के बारे में जागरूकता विकसित करना। फिर बुनियादी संख्यात्मक और मनोप्रेरणा कौशल प्राप्त करने के लिए बच्चों को खोजपूर्ण और हाथों की गतिविधियों में संलग्न कराना और अवलोकन, वर्गीकरण आदि द्वारा। फिर देखिए, विभिन्न प्रकार के पर्यावरणीय मुद्दे जैसे लिंग भेद, उत्पीड़न के मुद्दे, प्रदूषण, अनैतिक व्यवहार आदि को मूर्त घटनाओं से संबंधित कर उन्हें समझने की क्षमता का विकास कराना, ताकि उनमें मानवीय अधिकारों, समानता और न्याय मूल्यों के लिए सम्मान विकसित हो। उन्हें इस योग्य बनाने की समानता, न्याय, मानव की गरिमा और अपने दोस्तों देखिए, बच्चों को अवलोकन और चित्रों के आधार पर समझ विकसित करने के लिए अनुभव के माध्यम से उनमें भौतिक, जैविक, सामाजिक और सांस्कृतिक पहलू की समझ प्राप्ति की ओर अग्रसर करना। बच्चों को सामाजिक
घटनाओं के प्रति जिज्ञासु बनाने हेतु संख्यात्मक क्षमता पैदा करने के लिए परिवार में शुरुआत कर पूरे संसार की समझ विकसित करते हुए आगे बढ़ाना। फिर है पर्यावरण के मुद्दों के बारे में जागरूकता विकसित करना। ये है पर्यावरण अध्ययन के संकल्पना 2005 में इतने सारे दिए हुए। फिर है पर्यावरण के मुद्दों के बारे में जागरूकता विकसित करना, बुनियादी संख्यात्मक और मनोप्रेरणा कौशल प्राप्त करने के लिए बच्चे की खोजपूर्ण और हाथों की गतिविधियों में संलग्न कराना, अर्थात अवलोकन, वर्गीकरण आदि द्वारा। फिर विभिन्न प्रकार के पर्यावरणीय मुद्दे जैसे लिंग भेद, उत्पीड़न के मुद्दे, प्रदूषण, अनैतिक व्यवहार आदि को अमूर्त घटनाओं से संबंधित कर उन्हें समझने की क्षमता का विकास कराना, ताकि उन्हें मानवीय अधिकारों, समानता और न्याय मूल्यों के लिए सम्मान विकसित हो। उन्हें इस योग्य बनाने की समानता, न्याय, मानव की गरिमा और अपने अधिकारों संबंधी मुद्दों को हल करने में सक्षम हो सके। फिर पर्यावरण संरक्षण क्यों आवश्यक है, इसके और प्रदूषण क्या है, इसका समाधान कैसे हो सकता है, इन प्रश्नों के उत्तर की समझ विकसित करना है बच्चों में, है ना। विकसित करने के लिए पर्यावरण अध्ययन को प्राथमिक स्तर पर शामिल किया जाना आवश्यक है। यही सब कारण है पर्यावरण अध्ययन को 1 to 5 में शामिल करने का, एनसीएफ 2005 के अनुसार। पर्यावरण को किसी प्रकार की हानि ना हो, इसलिए इससे संबंधित अच्छी आदतों का विकास करने हेतु पर्यावरण अध्ययन आवश्यक है। पर्यावरण अध्ययन विषय को बाल केंद्रित एवं एकीकृत करने के लिए इसमें लगभग 6 सामान्य विषयों का समावेश किया गया है, जो इस प्रकार है। देखिए, विषय से भी हमारे क्वेश्चन आ जाते हैं कि कितने पर्यावरण अध्ययन में कितने विषय शामिल किए गए हैं। तो ये हमारे 6 विषय हैं। पहला जिसमें है परिवार और मित्र, जिसमें हम, फिर दूसरा है भोजन, फिर आ जाता है आश्रय जिसको शेल्टर बोलते हैं, फिर है पानी, फिर यात्रा, उसके बाद फिर चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। आप देखिएगा पर्यावरण अध्ययन में सीधे सीधे यही सिलेबस हम लोग को टॉपिक वाइज दिया हुआ है जेटेट में। जेटेट और सीटेट का सिलेबस में कोई अंतर नहीं है दोस्तों, दोनों एक ही जैसा है। अब आप देखिएगा सीधे सीधे यही है। देखिए, मैं टाइम पास नहीं करूँगी। कई चैनलों में देखा जा रहा है कि 30 क्वेश्चन कराएंगे, 2 घंटा समय ले लेते हैं, तो ऐसा हमें नहीं है। देखिए, सीधे सीधे आप जो मैं नोट्स दे रही हूँ ना, वो सीधे सीधे आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। अगर ध्यान से मेरी सारी क्लास देख लिए तो मैं वादा करती हूँ कि इससे आपका जेटेट सीटेट दोनों निकल जाएगा। और एक दिन में मैं ये पर्यावरण अध्ययन का जो है वो ये मैं पूरा कर दे रही हूँ, पहला नोट्स, उसके बाद फिर दूसरा नोट्स भी लाऊंगी। लेकिन एक नोट्स देखते हैं कहाँ तक कर पाते हैं ये सिलेबस को। आप लोग का साथ रहा तो हो ही जाएगा। देखिए, टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम आगे नोट्स की ओर चलते हैं। तो पर्यावरण अध्ययन का क्षेत्र, इसके बारे में हम जानेंगे। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 यानी कि एनसीएफ 2005 बच्चों के स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ने का समर्थन करता है। पर्यावरण अध्ययन के विषय में तो यह पूरी तरह से सही है, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन का ध्येय मात्र ज्ञान का अर्जन ही नहीं, बल्कि इससे जुड़े सामाजिक, प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक मुद्दों पर एक संपूर्ण रूप से समझ बनाते हुए आवश्यक कौशलों के विकास द्वारा पर्यावरण संबंधी समस्याओं का समाधान करना भी है। पर्यावरण अध्ययन में पर्यावरण विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान का समावेश है। यह इन विषयों के सार को संकलित करके प्राकृतिक वातावरण तथा उसके भौतिक, रासायनिक एवं जैविक तत्व की पारस्परिक क्रियाओं को व्यवस्थित रूप से समझने तथा संचालित करने में सहायता करता है। पर्यावरण शब्द फ्रेंच शब्द इन्विरोनर से लिया गया है, जिसका अर्थ है पूरा परिवेश। दोस्तों, मैं पढ़ रही हूँ ना, साथ साथ में आप भी पढ़िएगा तो याद हो जाएगा एकदम, एक बार में समझ में भी आ जाएगा और सीधे सीधे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। क्योंकि जेटेट होने वाला है, जेटेट मार्च में होने वाला है। 15 मार्च के बाद हमारा जेटेट हो जाएगा। हमारे पास टाइम नहीं है, इसलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे सीधे मटेरियल को पढ़िए और अपना एग्ज़ाम क्रैक कीजिए। पर्यावरण अध्ययन का क्षेत्र है। देखिए, स्कोप ऑफ हेबियस क्या है। पर्यावरण अध्ययन में हम प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, भूकंप, भूस्खलन, चक्रवात या आंधी के कारण एवं परिणाम को समझने एवं प्रदूषण के प्रभाव को कम करने के उपाय का अध्ययन करते हैं। पहला। दूसरा क्या है, इसमें हम वनस्पति एवं जंतु के प्रकारों एवं उनकी सुरक्षा के बारे में अध्ययन करते हैं। तीसरा, प्राकृतिक संपदा एवं उनकी समस्याओं का संरक्षण एवं सुरक्षा। इसमें जल, मृदा, वन, खनिज, बिजली एवं परिवहन शामिल है। पर्यावरण के अध्ययन क्षेत्र में न सिर्फ पृथ्वी वर्ण अंतरिक्ष भी सम्मिलित है ना, अंतरिक्ष भी सम्मिलित है। 5वां है मानव पर्यावरण संबंध। पर्यावरण मुद्दों से संबंधित नीति एवं कानून का अध्ययन करते हैं। उसके बाद मौसम संबंधी अनेक कारण जैसे कि तापमान, पवन दाब, वर्षा, ओलावृष्टि, हिमपात, पाला पड़ना भी पर्यावरण के जैविक घटकों को प्रभावित करते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण आज अनेकों समस्याएं हमारे सामने प्रकट हो रही हैं, जिन्हें समझने तथा उनके निवारण हेतु मौसम विज्ञान के बारे में हम पर्यावरण अध्ययन में पढ़ते हैं।
सातवां है हमारा पर्यावरण का क्षेत्र काफ़ी व्यापक होता है। पर्यावरण अध्ययन को 3 व्यापक नियमों के अनुसार संचालित किया जाता है। ठीक है, पर्यावरण के बारे में सीखना, पर्यावरण के लिए सीखना और पर्यावरण के माध्यम से सीखना। 8वां है हमारा पर्यावरण अध्ययन का विस्तार। पर्यावरण को सीखने के माध्यम की तरह प्रयोग करने से लेकर इसकी सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए क्या किया जा सकता है, इसकी विषय वस्तु की व्यवस्था, बच्चे के आसपास के परिचित अनुभवों से शुरू होकर बाहरी परिचित दुनिया की तरफ चलती है। 9 नंबर है हमारा पर्यावरण अध्ययन का क्षेत्र सिर्फ बच्चों को अपने पर्यावरण की खोज करके समझाना ही नहीं, बल्कि क्या है, सकारात्मक अभिवृत्तियों, मूल्यों एवं प्रथाओं जैसे कि धरती पर जीवन की रक्षा, प्यार, अपने और दूसरों की देखभाल, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, सामूहिक अधिगम की प्रशंसा, अपनेपन का भाव, सामाजिक दायित्व, संस्कृति के महत्व को समझने का विकास भी करना है। पर्यावरण की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सकारात्मक तथा अनुकूल क्रियाओं की शुरुआत करना है। संरक्षण की नीतियों को बढ़ावा देना तथा पर्यावरण को बढ़ावा देने वाले स्वभाव एवं आदतों को अपनाना है। तो ये हमारा दूसरा जो टॉपिक था वो उसका नोट्स कंप्लीट हुआ। अब हम पर्यावरण अध्ययन के महत्व के बारे में जानेंगे। देखिए, पर्यावरण अध्ययन का महत्व, सिग्निफिकेशन ऑफ EVS, तो इसके बारे में हम जानेंगे। तो पहला है संपूर्ण शिक्षा का उद्देश्य बच्चों की मानसिक, भावनात्मक, सृजनात्मक, सामाजिक, शारीरिक आदि क्षमताओं का विकास करना है। यह सिर्फ कक्षाओं में रट्टा मार कर पढ़ने से नहीं होता, बल्कि पर्यावरण के साथ जुड़ाव तथा अनुभव से होता है। देखिए, पर्यावरण अध्ययन के मुख्य केंद्र बिंदुओं में से एक है बच्चों को वास्तविक संसार जिसमें वह रहते हैं से परिचित कराया जाए। पर्यावरण अध्ययन की परिस्थितियाँ तथा अनुभव उन्हें अपने प्राकृतिक एवं मानव निर्मित प्रतिदेश की छानबीन करने तथा उससे जुड़ने में सहायता करते हैं। तीसरा है हम अपने अस्तित्व एवं जीवन की निरंतरता के लिए अपने पर्यावरण पर निर्भर हैं। इस संदर्भ में प्रत्येक व्यक्ति का नैतिक कर्तव्य है कि हम अपने पर्यावरण की रक्षा एवं संरक्षण करें। ऐसा करने के लिए इस बात की समझ अत्यंत आवश्यक है कि हमारे पर्यावरण की संरचना क्या है तथा इसका महत्व क्या है। पर्यावरण अध्ययन इसमें सहायक होता है। चौथा पॉइंट है हमारा पर्यावरण अध्ययन बच्चों को पर्यावरण में होने वाली अनेक घटनाओं एवं क्रियाकलापों के बारे में अपनी समाज का विकास करने में सहायता करता है। इसके द्वारा इन्हें सीखने के लिए प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान किए जाते हैं। पांचवा है पर्यावरण अध्ययन बच्चों को यह समझ प्रदान करता है कि हम किस प्रकार से अपने भौतिक, जैविक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रियाकलाप करते हैं तथा उसके द्वारा प्रभावित होते हैं। पर्यावरण अध्ययन का मुख्य लक्ष्य कि बच्चों को इस योग्य बनाना ताकि वह पर्यावरण से संबंधित सभी मुद्दों को जानने, समझने और संबंधित समस्याओं को हल करने में सक्षम हो सके। सातवां पॉइंट है हमारा यह बच्चों को कक्षा में सकारात्मक माहौल प्रदान करता है तथा सीखने के लिए प्रेरित करता है। आठवां है हमारा पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल और सुविधाजनक बनाने में सहायक है, क्योंकि यह करके सीखने पर बल देता है। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम में हाथों से काम करने के महत्व और विरासत में प्राप्त शिल्प परंपराओं को प्रोत्साहित करने की जरूरत पर बल दिया गया है। 10वां है पर्यावरण अध्ययन NCF 2005 की चिंताओं में से एक को कम करने में भी मदद करता है। पाठ्यक्रम के बोझ को हटाना। इसके अध्ययन से बच्चे गहनता से सोचते एवं सीखते हैं तथा अनुभवों का विश्लेषण करते हैं। इस प्रकार के अनुभव बच्चों में सामूहिक कौशलों का विकास करने में सहायता करते हैं। यह उन्हें दल के साथ घुलने मिलने के कुछ प्राथमिक कौशलों का विकास करने में सहायता करते हैं, जैसे कि दल के साथ काम करना, उसकी बात सुनना तथा उन्हें बात करना सीखना आदि। 13 नंबर है हमारा 13 पॉइंट। इसी के साथ बच्चों में दूसरों की दृष्टिकोण एवं विश्वासों के प्रति भावनाओं का विकास होता है। विचारों, अनुभवों, लोगों, भोजन, भाषा, पर्यावरण तथा सबसे अधिक सामाजिक, सांस्कृतिक रिवाजों एवं आस्थाओं की कदर करना सीखते हैं। अपने शुरुआती वर्षों में बच्चों के ऐसे अनुभव उन्हें बड़े होकर लोकतांत्रिक देश के अच्छे नागरिक बनने में सहायता करते हैं। देखिए, अधिगम इर्द गिर्द के पर्यावरण, प्रकृति, वस्तु एवं लोगों के साथ क्रियाओं एवं भाषा के द्वारा संपर्क बनाने से होता है। खोजना तथा खुद काम करना, प्रश्न करना, सुनना तथा सहक्रिया करना मुख्य क्रियाएं हैं जिसके माध्यम से अधिगम होता है। पर्यावरण अध्ययन इसमें सहायक होते हैं। तो हम
2 टॉपिक को कंप्लीट कर लिए हैं। पर्यावरण 3 टॉपिक महत्व हुआ ना, पर्यावरण अध्ययन का महत्व एक देख लेते हैं। हाँ, महत्व तो हम पढ़ लिए हैं। उसके बाद है एकीकृत पर्यावरण अध्ययन। एकीकृत पर्यावरण अध्ययन, इसके बारे में देखिए। हाँ, एकीकृत पर्यावरण अध्ययन, इंटीग्रेटेड ईवीएस, इसमें है पहला पॉइंट दिया हुआ हमारी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, यानी कि 1975, 1988, 2000, 2005 हमारी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा हम 4 बार आया है। पहला है 1975 में, दूसरा 1988 में, तीसरा 2000 में और चौथा है 2005 में। तो इस बात को ध्यान में रखकर बनाई गई है कि पर्यावरण की सुरक्षा एकदम महत्वपूर्ण है ना। तो दूसरा पॉइंट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में पर्यावरण के बचाव को केंद्र में रखकर ही राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के विकास की बात कही गई है, अर्थात यह संपूर्ण शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। राष्ट्रीय स्तर पर एनसीईआरटी द्वारा विकसित सब्जी पाठ्यचर्या में इस पर ध्यान देने पर विशेष बल दिया गया है। देखिए यहाँ मिस प्रिंटिंग हो गया है। राष्ट्रीय स्तर पर एनसीईआरटी द्वारा विकसित सभी पाठ्यचर्या में इस पर ध्यान देने पर विशेष बल दिया गया है। यहाँ सभी होगा सब्जी की जगह पे। ये हमारा देखिए, ये थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो गया, सभी होगा इसके जगह पे। हाँ, देखिए 1975 देखिए क्या था हमारा चौथा नंबर है हमारा। हे भगवान दोस्तों, इधर उधर हो जा रहा है, थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। देखिए चौथा नंबर में हम जानेंगे कि 1975 की राष्ट्रीय पाठ्यचर्या एनसीएफ 1975 है ना, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण को एक अलग विषय के रूप में पढ़ाने की थी। इसमें यह प्रस्तावित किया गया था कि पर्यावरण अध्ययन के रूप में प्राथमिक कक्षाओं में कक्षा 1 और कक्षा 2 में प्राकृतिक और सामाजिक दोनों को सम्मिलित पाठ्यक्रम के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए एवं कक्षा 3 व 4 तक इसमें 2 विषयों के रूप में अर्थात पर्यावरणीय अध्ययन 1 यानी प्राकृतिक विज्ञान और पर्यावरणीय अध्ययन 2 यानी सामाजिक विज्ञान पढ़ाया जाए। 5वां है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 तथा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 1988 एनसीएफ 1988 में भी पर्यावरण अध्ययन के बारे में उपयुक्त व्यवस्था को ही मंजूर किया गया था। बोझ रहित अधिगम शिक्षा राष्ट्रीय सलाहकार समिति की रिपोर्ट 1993, इसमें कहा गया कि ईश्वर भाई पटेल समीक्षा समिति 1977 में जो हुआ था, एनसीईआरटी कार्य समूह 1984 में और शिक्षा के लिए समीक्षा समिति पर राष्ट्रीय नीति 1990 ने सीखने के कार्य को आसान करने के लिए छात्रों पर शैक्षणिक बोझ को कम करने के लिए कई सिफारिशें की, लेकिन कम होने के बजाय समस्या और अधिक तीव्र हो गई और इसलिए संसाधन विकास मंत्रालय ने छात्रों पर शैक्षणिक बोझ बढ़ाने की समस्या की जांच करने के लिए 1992 में एक राष्ट्रीय सलाहकार समिति की स्थापना की, जो भारत सरकार के द्वारा किया गया। ये है 1993। इसमें क्या क्या उद्देश्य शामिल थे वो हम जानेंगे। देखिए जीवन भर स्वयं सीखने और कौशल तैयार करने के लिए क्षमता सहित की गुणवत्ता में सुधार करते हुए सभी स्तरों पर छात्रों पर भार को कम करने के लिए तरीके और समाधान को सुझाना था। इसमें है इस समिति ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की 1993 में, जिसको बोला गया बोझ रहित शिक्षण। पर्यावरण शिक्षा पाठ्यक्रम पर निर्णय को काफ़ी हद तक इससे द्वारा निर्देशित किया गया था। तो ये हमने एक टॉपिक और कंप्लीट कर लिया एकीकृत पर्यावरण के बारे में। अब हम जानेंगे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये कम से कम 3-4 क्वेश्चन तो दे कर ही जाएगा, इसमें कोई दाग नहीं है। मैंने 5-5 बार सीटेट क्वालिफाई किया है, तो उसमें मैंने देखा है ये सीधे सीधे क्वेश्चन इससे आते हैं। ये उसी के सारे नोट्स हैं, इसमें आप देखिएगा सीधे सीधे क्वेश्चन आपके आएंगे। हालांकि अभी वीडियो बनाने के लिए मेरे पास मटेरियल का अभाव है, इसलिए मैं अपने मोबाइल से ही बना रही हूँ। आपके पास सपोर्ट रहा तो मैं आगे भी अच्छी वीडियो बनाऊँगी। देखिए एनसीएफ 2000 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2000, इस एनसीएफ 2000 में है ने पहली बार सुझाव दिया कि विभिन्न विषयों के विचारों और अवधारणाओं को एकीकृत किया जाए, जैसे भारत की संस्कृति, विरासत, पर्यावरण की सुरक्षा, परिवार प्रणाली, कानूनी साक्षरता, मानव अधिकार, शिक्षा, वैज्ञानिक सोच का पोषण इत्यादि। दोस्तों इसमें मैं क्या
टिक आउट करूँ कि ये इम्पोर्टेंट है, इसमें हर लाइन इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं टिक आउट नहीं कर रही हूँ। आप लोग ध्यान से देखिए, ध्यान से पढ़िए, साथ साथ में पढ़िए, ये नोट्स साथ साथ में ही पढ़िए तो आपको समझ में आ जाएगा। जो मटेरियल मैं दे रही हूँ दोस्तों, वो आपको पूरा यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा, आप देख भी लीजिएगा। 20-20 क्वेश्चन, 30-30 क्वेश्चन में घंटों घंटों का समय हम लोग का ले लेते हैं, और जो अपना वीडियो बनाने में ही फोकस रखते हैं कि किसी तरह से वीडियो उन लोग का लंबी वीडियो हो और इनकम हो, लेकिन मेरा उद्देश्य वो नहीं है। मेरा उद्देश्य है आप लोग को सही जानकारी देना और सही मटेरियल को प्रोवाइड करना। हालांकि अभी मटेरियल का मैं वीडियो अच्छा से शूट नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास मटेरियल बोर्ड वगैरह कुछ भी नहीं है। तो आप लोग मैनेज कीजिए और अपना सहयोग दीजिए। देखिए, NCF 2000 में है, मैं पहली बार पर्यावरण अध्ययन को सामाजिक अध्ययन और विज्ञान के रूप में पृथक न कर एकीकृत रूप में पढ़ने की सिफारिश की थी। इसके अनुसार देखिए, यानी कि अलग, ये इनका कहना है कि सामाजिक अध्ययन और विज्ञान के रूप में अलग अलग न करके एक ही साथ पढ़ने पर सिफारिश की गई थी NCF 2000 में। इसमें कहा गया था कि कक्षा 1 व 2 ने इसे पाठ्यक्रम के अलग से विषय के रूप में नहीं रख कर इसे भाषा और गणित विषयों के साथ एकीकृत कर पढ़ाने के लिए कहा गया। गणित की सामग्री बच्चे के नज़दीक पर्यावरण के चारों ओर बनाई जानी चाहिए। कक्षा 3 व 4 में बच्चों को पर्यावरण एवं उसके प्राकृतिक और सामाजिक रूप में विभक्त न करते हुए एक संपूर्ण विषय के रूप में पढ़ने के लिए कहा गया। NCF 2005 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। देखिए, ये कभी कभी फुल फॉर्म भी आ जाते हैं, बोलेगा क्या कि NCF का फुल फॉर्म लिखें, तो इसका होगा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। देखिए, टिक आउट कर देती हूँ इसको मैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा ये होता है। तो आगे देखिए, NCF 2005 में भी प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को एक रूप में ही सशक्त रूप में पढ़ने पर बल दिया गया है। कक्षा 1 व कक्षा 2 में पर्यावरण संबंधी कौशल एवं सरोकारों को भाषा एवं गणित के माध्यम से संबोधित करने की संस्तुति की गई। कक्षा 3 व 4 तक अलग विषय के रूप में पढ़ाए जाने की संस्तुति दी गई थी। उसके बाद है पर्यावरण अध्ययन को एकीकृत करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, अब उसके बारे में जानेंगे। देखिए, ऐसा माना जाता है कि बच्चा टुकड़े टुकड़े में खंडित बातों की बजाय संपूर्णता में बातों को आसानी से समझता है। जैसे कि बच्चा पेड़ को एक संपूर्ण पेड़ के रूप में पहचानता है, वह पेड़ को घर का पेड़ या बाहर का पेड़ के रूप में पहचानता है, वह मूर्त बातों को ही देखता है। ऐसे में हम यदि उसे अमूर्त और अनुभव से परे की बात बताने लगे तो वह उन्हें अपने अनुभवों से जोड़ नहीं पाएगा और सूचनाओं को रटने लगेगा, है ना। तो अपनी पर्यावरण के प्रति सार्थक समझ विकसित नहीं कर पाएगा। देखिए, फिर NCF द्वारा कक्षा 3 से 5 NCF द्वारा कक्षा 3 से 5 तक पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को एकीकृत स्वरूप प्रदान करने के लिए 6 विषयों क्षेत्रों की पहचान की, जिसमें बहु विषय को एकीकृत किया गया। इन्हें थीम और अर्थात प्रकरण कहा गया। उसके बाद देखिए, प्रकरण है हमारे, ये प्रकरण से भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि कौन कौन से थीम है ना, कौन से थीम है। तो हमारा थीम है परिवार एवं मित्र, जिसमें हमें संबंध, जानवर, पौधे, कार्य एवं खेल, ये सब हमको पढ़ना है सिलेबस में, जेटेट में भी दिया हुआ है। ये सबको अलग अलग करके पढ़ना है और इससे क्वेश्चन भी हमारे आएंगे। भोजन, तीसरा है आश्रय, आवाज़, चौथा है पानी, पांचवा है यात्रा, छठा है चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं। देखिए, परिवार एवं मित्र प्रकरण की भाग के रूप में इसमें क्या है, पौधे एवं जानवर परिवार एवं मित्र प्रकरण में सोच समझकर शामिल किए गए हैं, यह स्पष्ट करने के लिए कि मानव पौधे और जीव जंतुओं के साथ प्रगाढ़ संबंध रखते हैं तथा हमें उनके बारे में पूर्ण एवं संगठित वैज्ञानिक एवं सामाजिक नज़रिए से पढ़ने की आवश्यकता है। उसके बाद है रिश्ते संबंध। इस प्रकरण में वे अपने रिश्तेदारों के बारे में चर्चा करते हैं जो उनके साथ रहते हैं और जो कहीं और चले गए हैं, जिससे उनके रिश्ते और घरों में क्या बदलाव आए उसका ज्ञान मिलता है। वह सोचते हैं कि अपने रिश्तेदारों में कौन कौन प्रशंसा के पात्र हैं एवं किन किन गुणों या कौशलों के कारण संबंध तथा परिवारों से बच्चों में अपनेपन तथा प्रेम की भावना का विकास होता है। देखिए, काम तथा खेल, ये इसमें है। इस उप प्रकरण
से उन्हें यह पता चलता है कि परिवार या पड़ोस में कुछ लोग काम करते हैं या कुछ काम नहीं करते हैं। इससे उन्हें लिंग भेद, है ना, तो पर आधारित भूमिकाओं को भावनात्मक रूप से समझने में सहायता प्राप्त होती है। तो ये हमारे उप प्रकरण है, जैसे हमारा है ना परिवार एवं मित्र, उसका उप प्रकरण है पौधे एवं जानवर, रिश्ते संबंध, है ना, काम तथा खेल। तो देखिए काम तथा खेल, इस उपकरण से उन्हें यह पता चलता है कि परिवार या पड़ोस में कुछ लोग काम करते हैं या कुछ काम नहीं करते हैं। इससे उन्हें लिंग भेद पर आधारित भूमिकाओं को भावनात्मक रूप से समझने में सहायता होती है। दूसरा देखिए, वे जो खेल खेलते हैं उनका विश्लेषण करने का अवसर मिलता है। किस प्रकार पारंपरिक खेल तथा खिलौने से वह अलग हैं, यह समझ मिलती है। तो ये हमने पढ़ा। अब नेक्स्ट हमारा प्रकरण है पर्यावरण अध्ययन। इसके बारे में जानेंगे, थोड़ा लॉन्ग जाएगा। देखिए पर्यावरण अध्ययन, इन्वायरमेंटल स्टडीज़, ये क्या है? पर्यावरण अध्ययन परिवेश के सामाजिक और भौतिक घटकों की अंतर्क्रियाओं का अध्ययन है। अतः जब हम अपने परिवेश अर्थात इर्द गिर्द उपस्थित उपरोक्त सामाजिक और बौद्धिक घटकों को समझने का प्रयास करते हैं तो वही पर्यावरण अध्ययन कहलाता है। देखिए सामाजिक घटक है इसमें आएंगे भाषा, मूल्य और संस्कृति। भौतिक घटक में आएंगे वनस्पति, पशु पक्षी, हवा और पानी। पर्यावरण शिक्षा इन्वायरमेंटल एजुकेशन है क्या? देखिए पर्यावरण शिक्षा में लोगों को बताया जाता है कि प्राकृतिक पर्यावरण के तरीके पर प्रदूषण मुक्त पर्यावरण को बनाए रखने के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को कैसे व्यवस्थित रखना चाहिए, अर्थात पर्यावरण के विविध पक्षों, इनके घटकों एवं मानव के साथ अंतर संबंध है। पारिस्थितिकी तंत्र, प्रदूषण, विकास, नगरीकरण, जनसंख्या आदि का पर्यावरण पर प्रभाव आदि की समुचित जानकारी देना है। इसका उद्देश्य क्या है हमसे? ठीक है, इसका उद्देश्य है शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ज्ञान प्रदान करने के साथ साथ जागरूकता पैदा करना, चिंतन का एक दृष्टिकोण पैदा करना और पर्यावरणीय चुनौतियों को नियंत्रित करने के आवश्यक कौशल को प्रदान करता है। इसके बाद आज के बच्चे आंतरिक खेलों और इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों को खेलने में व्यस्त रहते हैं, जिससे उन्हें अपनी प्राकृतिक दुनिया के बारे में जानने के अवसर नहीं मिलते। छात्रों को अपने परिवेश से परिचित कराने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और इसलिए पर्यावरण शिक्षा को पाठ्यक्रम में शामिल करना आवश्यक है। पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य, एनसीएफ 2005 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन करने का हमारा क्या उद्देश्य है उसके बारे में जानेंगे। तो है ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज़, क्या है उद्देश्य, इसके बारे में जानेंगे। देखिए बच्चों का उनके वास्तविक संसार, प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक से परिचित करवाना, पर्यावरण का ज्ञान एवं समझ विकसित करना, प्रकृति में पारस्परिक निर्भरता तथा संबंधों का ज्ञान कराना तथा समाज का विकास कराना, पर्यावरण से संबंधित विषयों को समझने में उनकी सहायता करना, पर्यावरण के अनुकूल मनोवृत्तियों तथा मूल्यों को प्रोत्साहित एवं पोषित करना, अवलोकन, रचनात्मक कौशल तथा सकारात्मक क्रियाओं को बढ़ावा देना। पिछले और वर्तमान वर्ष पर्यावरण के माध्यम तुलना विद्यार्थी कर सके कि अतीत से अब में पर्यावरण में क्या परिवर्तन आया है। पर्यावरण मुद्दों के प्रति विद्यार्थियों को जागरूक होना, पर्यावरण के संरक्षण और प्रबंधन के लिए प्रभावी कार्रवाई का महत्व बताना, प्रश्न उठाने की क्षमता एवं उनका स्तर देने के लिए परिकल्पना बनाने की क्षमता का विकास करना, परिकल्पनाओं की जांच के तरीके, सोच पानी एवं उन तरीकों को काम में लेने के लिए आवश्यक क्षमताओं का विकास करना। ठीक है, निष्कर्ष निकालने एवं चिंतन की क्षमता का विकास करना, बच्चों को करके सीखने का अवसर मिले, खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान मिले, है ना, भौतिक और सामाजिक परिवेश के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना, यही सब है एनसीएफ 2005 का उद्देश्य। उसके बाद हमारा आ गया अधिगम यानी कि लर्निंग। देखिए अधिगम के बारे में हम जानेंगे। अधिगम यानी कि सीखना एक व्यापक, सतत एवं जीवन पर्यंत चलने वाली महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। मनुष्य जन्म के उपरांत ही सीखना प्रारंभ कर देता है और जीवन भर कुछ न कुछ सीखता रहता है। इसे ही अधिगम कहते हैं। अधिगम के सिद्धांत, लर्निंग प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं। अधिगम के भी कुछ नियम हैं। अधिगम की प्रक्रिया इन्हीं नियमों के अनुसार चलती है। कुछ लेखकों ने इन नियमों को सिद्धांतों की संज्ञा दी है। अधिगम क्रिया को बालक आभास या अनुभूति के फलस्वरूप संपन्न कर पाता है। थॉर्नडाइक का सीखने का सिद्धांत, देखो थॉर्नडाइक थ्योरी दिया हुआ है। इस सिद्धांत को विभिन्न नामों से पुकारा जाता है जो इस प्रकार है। देखिए थॉर्नडाइक का नियम का क्या नाम है। थॉर्नडाइक का संबंधवाद का सिद्धांत, इसको बोलते हैं कनेक्टिविस्ट थ्योरी।
फिर है उद्दीपन प्रतिक्रिया सिद्धांत, स्टिमुलस रिएक्शन, आरएस थ्योरी इसको बोला जाता है। आप लोग तो डीएलएड किए होंगे, बीएड किए होंगे तो पढ़े होंगे उसमें। सीखने का संबंध सिद्धांत है ना, बॉन्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग है। फिर प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर लर्निंग इसी को बोला जाता है। फिर है देखिए, इस सिद्धांत के अनुसार जब व्यक्ति कोई कार्य सीखता है तब उसके सामने एक विशेष स्थिति या उद्दीपक होता है जो एक विशेष प्रकार की प्रतिक्रिया करने के लिए प्रेरित करता है। इस प्रकार एक विशिष्ट उद्दीपक का एक विशिष्ट प्रतिक्रिया से संबंध स्थापित हो जाता है, जिससे उद्दीपक प्रतिक्रिया संबंध जिसे आरएस बॉन्ड द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। देखिए, थॉर्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत का परीक्षण बिल्ली पर किया। थॉर्नडाइक ने संबंधवाद के सिद्धांत के सीखने के क्षेत्र में प्रयास तथा त्रुटि को विशेष महत्व दिया है। उन्होंने कहा कि जब हम किसी काम को करने में तृतीय भूल करते हैं और बार बार प्रयास करके त्रुटियों की संख्या कम या समाप्त की जाती है तो यह स्थिति प्रयास एवं त्रुटि द्वारा सीखना कहलाती है। इस सिद्धांत का शैक्षणिक महत्व क्या है उसके बारे में जानेंगे। देखिए, शिक्षक इस सिद्धांत से समझते हैं कि बालक विभिन्न कौशलों को सीखने की प्रक्रिया में गलतियां कर सकता है। फिर इसके आधार पर बार बार में अभ्यास से बालक की गलतियों को कम किया जा सकता है। फिर इस सिद्धांत के अनुसार बालक को सीखने के लिए अभी प्रेरित करने पर जोर दिया जाता है। यह सिद्धांत करके सीखने पर बल देता है। देखिए, थॉर्नडाइक का अधिगम नियम है, थॉर्नडाइक्स लॉ ऑफ लर्निंग है। इन नियमों को 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। इससे भी क्वेश्चन आता है, मुख्य नियम कौन नियम क्या है। देखिए, मुख्य नियम है तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस, और फिर है अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। फिर है प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट दिया हुआ है। ये हमारे मुख्य नियम हो गए। गौण नियम है बहु अनुक्रिया का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। फिर है मानसिक स्थिति का नियम, लॉ ऑफ मेंटल सेट। उसके बाद है आंशिक क्रिया का नियम, लॉ ऑफ पार्टिकल एक्टिविटी। फिर है सादृश्य अनुक्रिया का नियम है, लॉ ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ एनालॉजी। ये सब आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं दोस्तों, नोट डाउन करके रख लीजिएगा तो बार अभ्यास करने में आपको सुविधा हो जाएगी। देखिए, ये सारे नोट्स हैं, मैंने नोट्स परचेज किया है वो मैं आप लोग को दे रही हूँ। देखिए, थॉर्नडाइक ने सीखने के लिए पुनर्बलन को आवश्यक माना क्योंकि सीखी गई अनुक्रिया को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने के लिए पुनर्बलन आवश्यक होता है। दूसरा, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक रुचि शरीर शास्त्री है ना, आईपी पावलोव ने, उन्होंने कुत्तों पर अपना प्रयोग किया था पावलोव ने। देखिए, इस सिद्धांत को संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसे शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसके अनुसार सीखना अधिगम एक अनुकूलित अनुक्रिया है। यह माना जाता है कि उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करना यानी कि एसआर थ्योरी जिसको बोलते हैं, मानव की प्रवृत्ति है। जब मूल उद्दीपक के साथ एक नवीन उद्दीपक प्रस्तुत किया जाता है तथा कुछ समय पश्चात जब मूल उद्दीपक को हटा दिया जाता है तब नवीन उद्दीपक के साथ अनुकूलित हो जाती है जो मूल उद्दीपक से होती है। इस प्रकार अनुक्रिया उद्दीपक के साथ अनुकूलित हो जाती है। देखिए, इस सिद्धांत का शिक्षा में क्या महत्व है, तो बालकों के समक्ष उचित एवं आदर्श व्यवहार प्रस्तुत करके उन्हें अनुकूलित अनुक्रिया द्वारा उन्हें उचित अभिवृत्ति का विकास किया जाता है। इस सिद्धांत के आधार पर उचित स्वभाव व आदत को आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है। अनुकूलन तथा अभ्यास द्वारा बालक को में संवेगात्मक स्थिरता विकसित की जा सकती है। मानसिक उपचार में भी इस विधि का प्रयोग किया जा सकता है। इस सिद्धांत द्वारा बालक में सामाजिकरण की प्रक्रिया तथा अनुकूलन कराकर बालकों का समाजीकरण किया जा सकता है। देखिए, स्किनर का सिद्धांत है। इस सिद्धांत को निम्न नामों से भी जाना जाता है, जैसे कार्यात्मक और प्रतिबद्धता का सिद्धांत, सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत का अनुबंध सिद्धांत। देखिए, स्किनर ने अपने प्रयोग चूहे एवं कबूतर की क्रियाओं पर किया है। इस सिद्धांत के अनुसार हम वह व्यवहार करना सीख जाते हैं जिसमें परिणाम सकारात्मक होते हैं और हम
वह व्यवहार करना छोड़ देते हैं जो हमें नकारात्मक परिणाम देते हैं। इस प्रकार के व्यवहार को क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत का शिक्षा में क्या महत्व है उसके बारे में जानेंगे। तो इस सिद्धांत में पुनर्बलन का अत्यधिक महत्व है। पुनर्बलन के अनेक रूप हो सकते हैं, जैसे दंड, पुरस्कार, परिणाम का ज्ञान आदि। देखिए, इस सिद्धांत के आधार पर पाठ्य वस्तु को छोटे छोटे भागों में बांटने पर बल दिया जाता है, जिससे अधिगम शीघ्र तथा प्रभावकारी हो जाता है। छात्रों के व्यवहार को वांछित स्वरूप तथा दिशा प्रदान करने में यह सिद्धांत शिक्षकों की सहायता करता है। यह सिद्धांत बताता है कि यदि अपने छात्रों को उनके प्रयासों के परिणाम का ज्ञान करा दिया जाए तो विद्यार्थी अपने कार्य में अधिक उन्नति कर सकते हैं। प्रबलन का सिद्धांत। प्रबलन का सिद्धांत है रेनफोर्समेंट थ्योरी। देखिए, प्रतिपादक हैं C.L. हॉल, जो अमेरिका के थे। ये एक बुक लिखे हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर। यह सिद्धांत देखिए, यह सिद्धांत थॉर्नडाइक तथा पावलोव के सिद्धांत पर आधारित था। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक मनुष्य अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने का प्रयत्न करता है। सीखने का आधार की आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया है। मनुष्य या पशु उसी कार्य को सीखता है जिस कार्य में उसकी इस आवश्यकता की पूर्ति होती है। इनका कहना था, हल का कथन है, सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया द्वारा होता है। देखिए, यह सिद्धांत बालकों के शिक्षण में प्रेरणा पर अत्यधिक बल देता है। बालक को प्रेरित करके ही पढ़ाया जा सकता है। स्किनर इस सिद्धांत को सीखने का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत मानते हैं। देखिए, वास्तव में सीखने का सिद्धांत चालक न्यूनता का सिद्धांत, जिसको बोलते हैं ड्राइव रिडक्शन थ्योरी। देखिए, हल्के अनुसार, हल्के एक वैज्ञानिक का नाम है, तो हल्के के अनुसार जब किसी जीवधारी की कोई आवश्यकता पूरी नहीं होती है तब उसमें असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। देखिए, जैसे कि एक्सरसाइज दिया हुआ है, बिल्ली पहले के क्रियाशील होती है, उसके बाद फिर भोजन प्राप्त होता है ना। बिल्ली पहले क्रियाशील होती है, उसके बाद फिर भोजन प्राप्त होता है। देखिए, भूखे जो बिल्ली होती है वो भूख और चालक का काम करता है। देखिए, बिल्ली की भूख की आवश्यकता संतुष्ट हो जाती है, परिणाम स्वरूप भूख से चालक शक्ति बंद हो जाती है। शैक्षणिक महत्व। देखिए, शैक्षणिक महत्व इसका क्या है। यह सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि विद्यालय की विभिन्न क्रियाओं में बालकों की आवश्यकताओं पर भी ध्यान दिया जाए। यह सिद्धांत शिक्षा में प्रेरणा को महत्व देता है। तीसरा, यह सिद्धांत कहता है कि कक्षा में पढ़ाए जाने वाले तथ्यों के उद्देश्य को स्पष्ट करना परम आवश्यक है। इस सिद्धांत की प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें बालकों की क्रियाओं और आवश्यकताओं से संबंधित की स्थापना पर विशेष बल दिया जाता है। यह सिद्धांत बताता है कि पाठ्यक्रम का निर्माण बालकों के विभिन्न आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही किया जाना चाहिए। सूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत पांचवा दिया हुआ है, जिसको इंसाइट थ्योरी बोलते हैं। यह सिद्धांत के प्रतिपादक हैं कोहलर हैं। इन्होंने अंतर्दृष्टि या सूझ के सिद्धांत के प्रमुख समर्थक गेस्टाल्टवादी कहलाते हैं। उनके मतानुसार व्यक्ति या प्राणी संबंध, प्रतिक्रिया तथा प्रयत्न और भूल से ना सीख कर सूझ द्वारा सीखते हैं। सर्वप्रथम प्राणी अपने आसपास की परिस्थिति के विभिन्न अंग में पारस्परिक संबंधों की स्थापना करता है और संपूर्ण परिस्थिति को समझने का प्रयास करता है। तत्पश्चात उनके अनुसार अपनी प्रतिक्रिया करता है। देखिए, अन्य शब्दों में सूझ द्वारा सीखने का तात्पर्य परिस्थितियों को पूर्णतया समझकर सीखना है। कोहलर का प्रयोग। देखिए, सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए कोहलर ने 6 वनमानुषों की एक कमरे में बंद कर दिया। ठीक है, कमरे की छत पर खेलों का एक गुच्छा लटका दिया और खेलों नहीं, यहाँ केलो होगा, ये केलों का एक गुच्छा लटका दिया और कमरे के कोने में एक बॉक्स रख दिया। देखिए, वनमानुष के समान मनुष्य भी सूझ के आधार पर सीखते हैं। प्रत्येक कार्य या क्रिया के सीखने में हमें सूझ का प्रयोग करना पड़ता है। विभिन्न समस्याओं का हल भी सूझ के माध्यम से होता है। देखिए, इसमें क्या था कि एक कमरा में वनमानुष को रखा जाता है, उसके बाद फिर एक डंडा रख दिया जाता है और एक बॉक्स रख दिया जाता है, तो और छत के ऊपर में केला को लटका दिया जाता है। तो क्या होता है, बार बार ऊँचा करके खुदक करके वो ऊपर केला को लफाना चाहता है, मतलब कि लेना चाहता है, नहीं ले पाता तो उसको एक
विचार आता है अपने आप सोच, तो फिर क्या करता है वो बॉक्स को बीच में कर देता है, डंडा को पकड़ लेता है और फिर केला को वो प्राप्त कर लेता है। तो यही उसको दृष्टि आई, अंतर्दृष्टि आई, उसी इसलिए इसको अंतर्दृष्टि का सिद्धांत बोला जाता है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए सूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, यही इसी कारण से इसका नाम दिया गया है। देखिए कोहलर का प्रयोग ये तो पढ़ चुके हैं। उसके बाद है वन मानुष के समान मनुष्य भी सूझ के आधार पर सीखते हैं। प्रत्येक कार्य या क्रिया को सीखने में हमें सूझ का प्रयोग करना पड़ता है। विभिन्न समस्याओं का हल भी सूझ के माध्यम से होता है। देखिए सूझ को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो सूझ को प्रभावित करने वाले कारक हैं बुद्धि, ये हमारे सीधे क्वेश्चन आ सकते हैं, बुद्धि, समस्या की रचना और अनुभव। हाँ देखिए शिक्षा में महत्व, शिक्षा में महत्व। अध्यापक द्वारा कुछ समस्या छात्रों की समक्ष समग्र रूप से प्रस्तुत की जानी चाहिए। किसी भी समस्या में उस समय तक सूझ उत्पन्न नहीं होगी जब तक कि वह समग्र रूप में छात्र के समक्ष प्रस्तुत न हो जाए। देखिए बालकों का ध्यान समस्या में केंद्रित करने के लिए आवश्यक है कि अध्यापक द्वारा सीखने में बालकों की जिज्ञासा को बताया जाए। बिना जिज्ञासा के सूझ विकास करना संभव नहीं है दोस्तों। देखिए सूझ द्वारा सीखने में अनुभव का अधिक योगदान रहता है। अध्यापक और छात्र के पूर्व अनुभव के संगठन द्वारा ध्यान देना चाहिए और सूझ के विकास के लिए आवश्यक है कि विद्यालय का कार्य छात्रों को सूझ कर अनुकूल होना चाहिए। देखिए अंतर्दृष्टि का विकास तभी संभव है जबकि उद्देश्य छात्रों को स्पष्ट होंगे तथा छात्रों के लिए उपयोगी होंगे। उद्देश्यों का दृष्टिकोण करके अध्यापक बालकों को प्रेरित कर सकते हैं। तो ये हमने पढ़ लिया, हमारा यहाँ तक अधिगम तक तो कंप्लीट हो गया, हम लोग यहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारा है अवधारणा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अवधारणा, प्रस्तुतिकरण के उपागम। देखिए पढ़ते हैं अब, ओह सॉरी, पढ़ रहे हैं। देखिए अवधारणा प्रस्तुतिकरण के उपागम। अप्रोच ऑफ प्रेजेंटिंग कॉन्सेप्ट। दोस्तों मेरी वीडियो ज़रा सा भी आप लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। कमेंट में आप लोग बताइएगा कि इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा या फिर नहीं, क्योंकि ये मैं मटेरियल आप लोग को सीधे सीधे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने लायक दे रही हूँ, तो देखिएगा। देखिए हम समय को नहीं गवाएंगे क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, जेटेट मुझे भी देना है। मैंने प्रोवाइड ली थी कोर्स, तो सोची कि शेयर कर देती हूँ, किसी और के भी तो काम आ सकते हैं ना। सब कोई पैसा क्यों लगाए भाई, मैंने ख़रीदा तो किसी और का भी फ़ायदा हो जाए। तो दोस्तों देखिए अवधारणा प्रस्तुतिकरण के उपागम है, अप्रोचेस ऑफ प्रेजेंटिंग कॉन्सेप्ट। देखिए एनसीएफ 2005 शिक्षा तथा अधिगम से रचनात्मक बल केंद्रित, अधिगम केंद्रित एवं भावनात्मक दर्शनों पर जो देता है। देखिए क्रिया आधारित अधिगम, क्रिया आधारित अधिगम क्या है? प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन इसलिए रखा गया है ताकि सभी बच्चों में पर्यावरण की गुणवत्ता एवं प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन हेतु सुग्राही एवं संवेदनशील लगाव का विकास किया जा सके। इसलिए अध्यापकों को चाहिए कि बच्चों को उनके आसपास के परिवेश से घुलने मिलने में के अवसर प्रदान करें। क्रिया आधारित उपागम बच्चों में उनके अपने अनुभवों पर आधारित ज्ञान के निर्माण तथा पुनः निर्माण में व्यस्त करती है। देखिए एक शैक्षिक क्रिया निम्न प्रकार की होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए शैक्षिक क्रिया, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो पर्यावरण अध्ययन के अधिगम उद्देश्य से स्पष्टता से जुड़ी हुई होनी चाहिए, वास्तविक जीवन आधारित तथा बच्चों के लिए सुखद या आनंददायक होना चाहिए, बच्चों के लिए सुरक्षित होना चाहिए, पूरा होने में अधिक समय ना लगे, लंबी क्रिया को मध्यतर
देकर छोटे छोटे हिस्सों में बांटा जा सके, बच्चों की आयु के अनुसार उचित हो, ऐसी हो जो बच्चों में रुचि एवं जिज्ञासा जगाए एवं सार्थक सूचना का प्रदान करे, बच्चों के अनुभवों पर केंद्रित हो, वह सभी बच्चों को सम्मिलित करे, है ना। तो ये था हमारा अवधारणा प्रस्तुत। अब हम जानेंगे क्रियाकलाप के बारे में। अब देखिए क्रियाकलाप के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, एक्टिविटीज़ के बारे में। क्रियाकलाप कराने में ध्यान रखने योग्य कौन सी बातें हैं, तो विभिन्न क्रियाकलापों की विषय वस्तु पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यचर्या पर आधारित होने चाहिए। देखिए ये सारे जो ऑप्शन दिए हैं हमें ना, ये सारे लिखे हैं, वही ऑप्शन के तौर पे हमें क्वेश्चन में मिलते हैं। ऑप्शन के तौर पे आपने कभी एग्जाम दिया होगा सीटेट का, तो देखिए ऑप्शन के तौर पे सारे ये सब रहते हैं दिए हुए। देखिए विभिन्न क्रियाकलापों की विषय वस्तु पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यचर्या पर आधारित क्रियाकलाप बच्चों के बौद्धिक स्तर को ध्यान में रखकर कराने चाहिए। प्रत्येक शिक्षार्थी की जरूरत एवं अनुकूल बनाने के लिए इन गतिविधियों में पर्याप्त लचीलापन का होना आवश्यक है। क्रियाकलाप बाल केंद्रित तथा सार्थक होना चाहिए। यह बच्चों की जिज्ञासा तथा खोजपूर्ण सोच को संतुष्ट करने वाले होने चाहिए। क्रियाकलाप ऐसे होने चाहिए जो महंगी सामग्री या उपकरणों आदि के बिना ही किए जा सके। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सार्थक बनाने के लिए सभी क्रियाकलापों का गतिविधियों के प्रबंधन तथा संचालन में अधिक से अधिक बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित करना चाहिए। क्रियाकलाप के दौरान सभी बच्चों को प्रोत्साहित करें जो अच्छा कर रहे हों उन्हें, और देखिए सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा तो दोस्तों थोड़ा सा यहाँ बहुत शोर शराबा है, क्योंकि मैं यहाँ जहाँ पर रहती हूँ वहाँ पूरा रोड है सामने से, तो गाड़ी आती जाती रहती है, तो उसी का आवाज़ रहता है, मैनेज कीजिएगा थोड़ा। देखिए हम क्या पढ़ रहे थे कि प्रत्येक शिक्षार्थी की ज़रूरत एवं अनुकूल बनाने के लिए इन गतिविधियों में पर्याप्त लचीलापन का होना आवश्यक है। क्रियाकलाप बाल केंद्रित तथा सार्थक होना चाहिए। यह बच्चों की जिज्ञासा तथा खोजपूर्ण सोच को संतुष्ट करने वाले होने चाहिए। क्रियाकलाप ऐसे होने चाहिए जो महंगी सामग्री या उपकरणों आदि के बिना ही किया जा सके। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सार्थक बनाने के लिए सभी क्रियाकलापों का गतिविधियों के प्रबंधन तथा संचालन में अधिक से अधिक बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित करें। क्रियाकलाप के दौरान सभी बच्चों को प्रोत्साहित करें जो अच्छा कर रहे हों उन्हें भी, और उन सभी को जो अच्छा नहीं कर पा रहे हों, यानी कि जो अच्छा है बच्चा पढ़ने में उसको भी, और जो अच्छा नहीं है पढ़ने में उसको भी, दोनों को प्रोत्साहित करना है, प्रेरित करना है, पुरस्कृत करना है, ताकि उनका पुनर्बलन बढ़े। देखिए क्रियाकलाप के दौरान सभी बच्चों को प्रोत्साहित करें जो अच्छा कर रहे हैं उनका भी, और जो नहीं कर रहे हैं उसका भी। देखिए क्रियाकलापों में तरह तरह के रोचक तरीके जैसे कि खेल, कहानियाँ, कविताएँ, प्रयोग, प्रोजेक्ट, सेमिनार, विभिन्न प्रतियोगिताएं जैसे कि वाद विवाद, कला, खोज एवं निबंध, क्षेत्रीय परीक्षण आदि को प्रयोग में लाया जाता है। पर्यावरण अध्ययन में प्रयोग किए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण क्रियाकलापों में के उदाहरण इस प्रकार हैं। देखिए प्रकृति संरक्षण कार्य जैसे कि हम दे सकते हैं, जैसे प्रकृति ने जो संसाधन हमें प्रदान किए हैं, जल, वन, सौर ऊर्जा, खनिज, जीव जंतु इत्यादि, अनियमित एवं अनियंत्रित रूप से संसाधनों का उपयोग भविष्य के लिए चिंता का विषय है। इसकी जागरूकता के लिए क्रियाकलाप कराना चाहिए, है ना। क्रियाकलाप अवश्य कराने आवश्यक होते हैं। उदाहरण जैसे वृक्षारोपण, जल संरक्षण हम करा सकते हैं। दूसरा है सेमिनार, कैमरा। देखिए कैमरा में किसी विषय पर बच्चों को अपने अपने विचारों को व्यक्त करने को कहा जा सकता है। उन्हें विषय पर पत्र प्रस्तुत करने को भी बोला जा सकता है। स्कूली बागवानी करा सकते हैं। देखिए इस क्रियाकलाप में बच्चों से विभिन्न प्रकार के फूलों, फल, सब्जियों तथा अन्य पेड़ पौधों को लगवाया जा सकता है। इस क्रिया से बच्चों को विभिन्न प्रकार के पौधों, जलवायु, मिट्टी, मौसम, पौधों की संरचना, उनके क्रियाकलाप आदि की जानकारी मिलती है। देखिए बेकार वस्तुओं का प्रयोग करना, ये भी सिखा सकते हैं हम। यह क्रियाकलाप बच्चों की रचनात्मक तथा सृजनात्मक अभिव्यक्तियों को बढ़ावा देता है। इस प्रयोग के द्वारा बच्चे समूह में काम करना सीखते हैं। देखिए पर्यावरणीय प्रतियोगिताओं के माध्यम से पर्यावरण से जुड़ी हुई विभिन्न जानकारियों व समस्याओं तथा उनके निवारण का विस्तृत ज्ञान मनोरंजनात्मक रूप से दिया जा सकता है।
जैसे कि उदाहरण में हम ले सकते हैं चित्रकला, सामान्य ज्ञान, वाद विवाद, निबंध, कविताएं, पोस्टर, नाटक इत्यादि बनवाना है कि नहीं। देखिए फिर प्रदर्शनी लगा करके हम लोग भी यदि कर सकते हैं पर्यावरण अध्ययन में सहायक। देखिए दुनिया में पर्यावरण संबंधी विभिन्न प्रकार की समस्याओं एवं उनके समाधानों से संबंधित विभिन्न प्रकार के चित्र, नमूनों एवं मॉडलों को बनवाया जा सकता है तथा बच्चों को इसके द्वारा जागरूक बनाया जा सकता है। जैसे कि वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, इस सब में हम लोग चित्र बनाने बोल सकते हैं, कोई प्रोजेक्ट बनाने बोल सकते हैं। तो ये था हमारा, और हम लोग कहाँ तक कंप्लीट कर चुके थे, क्रियाकलाप तक। अब प्रयोग और प्रायोगिक कार्य। अब हम लोग देखिए यहाँ तक क्रियाकलाप भी हो गया है, अब प्रयोग और प्रायोगिक कार्य ये हम देखेंगे। प्रयोग और प्रायोगिक कार्य है एक्सपेरिमेंटेशन और प्रैक्टिकल वर्क। देखिए पर्यावरण अध्ययन की पुस्तकों में कई जिम्मेदार प्रयोग दिए गए हैं। साथ ही इन प्रयोगों को लेकर कुछ सवाल भी हैं। इन सवालों के जवाब तभी मिल सकते हैं जब आप स्वयं प्रयोग करके देखेंगे। प्रयोग अक्सर कारण प्रभाव संबंध स्थापित करने में सहायता करते हैं। इनमें पूछताछ, अवलोकन, उपलक्षणों तथा परिकल्पना की जांच करना होता है। किसी विशेष प्रकरण को प्रयोग की मदद से पढ़ना सरल किया जा सकता है। देखिए पर्यावरण अध्ययन के लिए उपयुक्तता, बच्चों को अमूर्त अवधारणा को समझने के लिए योग्य बनाना है ना। पर्यावरण अध्ययन की उपयुक्तता क्या है, तो ये तो दिया गया। वैज्ञानिक प्रवृत्ति, परिकल्पनाएं बनाने, खोज तथा छानबीन करने के योग्य बनाने में सहायता करते हैं। अवलोकन करने तथा विश्लेषणात्मक चिंतन के कौशल बढ़ाने में कर सकते हैं। व्यवहारिक ज्ञान देने में, बच्चों ने जो सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त किया है उसे प्रयोग में लाने के योग्य बनाने में। फिर चुनौतियाँ, इसमें कुछ चुनौतियाँ भी हैं। चुनौतियाँ देखिए, शिक्षक को पहले से तैयारियाँ करनी पड़ सकती हैं। आप हर बच्चों को प्रयोग नहीं करवा सकेंगे, कुछ बच्चों को दर्शक की तरह सम्मिलित करना पड़ेगा। कुछ प्रयोग बच्चों द्वारा कक्षा घर में किए जा सकते हैं। कुछ प्रयोगों के लिए यंत्रों तथा प्रयोगशाला की सुविधाओं की आवश्यकता पड़ सकती है। कुछ प्रयोगों में लगातार निगरानी तथा मार्गदर्शन की आवश्यकता हो सकती है। प्रयोगों के उदाहरण देखिए, कौन घुला कौन नहीं, है ना। प्रयोग हम कर सकते हैं कौन घुला कौन नहीं। जैसे कि एक शीशे का बर्तन ले सकते हैं या फिर एक डब्बा ले सकते हैं, उसमें कौन घुल रहा है कौन नहीं घुल रहा है, ये सब प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कौन सी चीज़ें पानी में घूमती है और कौन नहीं घूमती, नहीं घुलती है, यहाँ होगा। यह पता लगाने के लिए कुछ चीज़ों की तालिका बनाओ और अनुमान लगाओ, ऐसा हम काम दे सकते हैं। जैसे चीज़ों के नाम, जैसे शक्कर है, इसमें अनुमान लगाने वाले तो शक्कर घुलेगी, है ना, घुली या फिर नहीं घुली तो घुली। फिर अनुमान है सही कि गलत, तो सही है। उसी तरह से कागज़ में कर सकते हैं, उसके बाद नमूने में कर सकते हैं, मुँह में, चौक में। तो इसी तरह से हम प्रयोग करवा सकते हैं। देखिए तालिका में दी गई चीज़ों को इकट्ठा करो। अब बारी बारी से किसी कटोरियाँ गिलास में पानी लेकर उसमें डालकर थोड़ी देर रुक कर देखो, फिर देखो अनुमान सही है या गलत। तो दोस्तों ये कमेंट बॉक्स में आप दीजिएगा। कागज़, नमक, मोम और चौक का है, ये अनुमान आपको लगाना है, घुलेगी कि नहीं घुलेगी, है ना, और अनुमान सही है कि गलत है। ये आप लोग का वर्क है, ये आप लोग कमेंट में ये बताइएगा। चलिए आगे चलते हैं। कौन ज़्यादा घुला, अब इसमें देखेंगे शक्कर और नमक दोनों ही पानी में घुल जाते हैं। अनुमान से बताओ दोनों में से कौन ज़्यादा मिलता है। अब एक और हम प्रयोग कर सकते हैं, कौन डूबा और कौन तैरा, है ना। जिससे एक और कर सकते हैं, लेंस से कागज़ जलाना, और कर सकते हैं भूमि संरक्षण का प्रयोग। जैसा देखिए इन टॉपिक पर पिछले वर्ष पूछे गए प्रश्न दिए गए। प्रश्न शिक्षक द्वारा प्रदर्शित एक कटोरी में पानी उबालने और उसका वाष्पीकरण हो जाने के प्रयोग को देखने के बाद 7 से 8 वर्ष के बच्चों के द्वारा दिए गए उत्तर इस प्रकार हैं। देखिए क्या बोलता है, पानी गुम हो गया, कटोरे ने पानी सूख लिया, आग ने पानी पी लिया और भगवा ने पानी पी लिया। देखिए ये सीधे सीधे सीटेट में क्वेश्चन आए हुए थे ये, और यूपी टेट में भी आया हुआ था ये क्वेश्चन। आप प्रीवियस ईयर देखेंगे तो ये देखेंगे ऑप्शन के तौर पे दिए हुए थे। देखिए प्रश्न है यहाँ, यह उत्तर बच्चों और उनके विचारों के बारे में क्या बताता है। हाँ, तो बच्चे अच्छा अवलोकन नहीं कर पाते, क्या बता रहा है बताइए आप लोग। वाष्पीकरण के बारे में बच्चे के विकल्प विचार हैं, या बच्चों के उत्तर तर्क संगत नहीं है, या बच्चों की सोच गलत है। तो आंसर इसका दिया हुआ है बी, वाष्पीकरण के बारे में बच्चों के क्रियाकलाप
के बारे में विकल्प ये दिया गया है। देखिए प्रश्न, इसमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए शिक्षक को इन उत्तरों को सामना किस प्रकार करना चाहिए, इन उत्तरों का सामना किस प्रकार करना चाहिए। तो उनके विचारों तक पुनः पहुंचने के लिए एक चर्चा प्रारंभ करना चाहिए, यही हमारा आंसर होगा। बच्चों को बताते कि वह गलत है। देखिए ये सब नहीं होगा, हमारा आंसर होगा उनके विचारों तक पुनः पहुंचने के लिए एक चर्चा प्रारंभ करनी चाहिए, ऑप्शन ए। देखिए परिचर्चा, डिस्कशन, परिचर्चा के चरण या स्टेप इन डिस्कशन इसमें है बच्चों के साथ परिचर्चा, बातचीत कैसे करना उनके विचारों को जानने का वह महत्वपूर्ण हथियार है जिससे वस्तुओं को देखने के उनके नज़रिए में मदद मिलती है। बातचीत द्वारा बच्चे महत्वपूर्ण तरीके से सोच सकते हैं तथा संवेदनशील जैसे लिंग, भेद, जाति, अंधविश्वास पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। इस प्रकार के मुद्दों देखिए नेक्स्ट हमारा है परिचर्चा। परिचर्चा के चरण। दोस्तों मैं दुकान में यहाँ रहती हूँ तो कस्टमर आ जाते हैं ना, इसकी वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाती हूँ, थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा। देखिए आगे हमारा बच्चे के साथ परिचर्चा, बातचीत करना उनके विचारों को जानने का वह महत्वपूर्ण हथियार है जिससे वस्तुओं को देखने के उनके नज़रिए में मदद मिलती है। बातचीत द्वारा बच्चे महत्वपूर्ण तरीके से सोच सकते हैं तथा संवेदनशील जैसे लिंग, भेद, जाति, अंधविश्वास पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। इस प्रकार के मुद्दों के बारे में प्रत्यक्ष रूप से बात करना ज़्यादातर मुश्किल होता है क्योंकि वह हमारे सामाजिक स्थिति का एक हिस्सा है, परंतु संवाद द्वारा हमें इस बात का अवसर मिलता है कि हम हमारे स्वयं के विचारों पर प्रश्न उठा सकें। इस प्रकार की परिचर्चा के लिए अखबारों की रिपोर्ट, पोस्टर, चित्र, छायाचित्र आदि को शुरुआती स्तर पर उपयोग में लाया जा सकता है। तो छोटे समूह में परिचर्चा हम कर सकते हैं। समूह चर्चा उन तरीकों में से एक है ना। छोटे समूह चर्चा या फिर परिचर्चा उन समूहों में से एक है जिससे बच्चे में सहयोगी को बढ़ावा मिलता है। समूह चर्चा बच्चों को अधिगम के अवसर प्रदान करती है। बच्चों में विश्लेषण तथा संप्रेषण के कौशलों का विकास होता है। छोटे समूहों में चर्चा समूहों के ऐसे अभ्यास हैं जो बच्चों को हम उम्र बच्चों में घुल मिलकर अधिगम करने में सहायता करता है। छोटे छोटे समूहों में बच्चे पर्यावरण से जुड़े हुए कई मुद्दों पर चर्चा करते हैं। शिक्षक होने के नाते आप इस प्रक्रिया को बढ़ावा दें ताकि वह अपने विचारों पर चर्चा करे, उन्हें बांटे तथा पर्यावरण से जुड़ी हुई किसी समस्या या मुद्दों का समाधान सोचे। बच्चों को छोटे समूहों में प्रभावशाली ढंग से कार्य करवाने के लिए आवश्यक है कि आप अपनी दोहरी भूमिका को समझें। विषय वस्तु के विशेषज्ञ एवं समूहों के प्रबंधक के रूप में तथा समूह के कार्य को विषय वस्तु के बढ़ाने तथा उनके तरीकों के प्रबंधन के लिए जिसके द्वारा समूह के अधिगम उद्देश्य की प्राप्ति हो पाए। देखिए नोट यहाँ दिया हुआ है बज्य समूह। बज्य समूह एक छोटा सा समूह जिसमें 3 से 6 व्यक्ति होते हैं और उन्हें एक मुद्दा परामर्श या फिर समस्या चर्चा के लिए दी जाती है तथा थोड़े से ही समय में उससे जुड़ा कार्य दिया जाता है। सामान्यतः हर बच्चा समूह अपना काम रिकॉर्ड करके बड़े समूह के सामने पेश करते हैं। तो यहाँ बच्चा नहीं बच्चा होगा दोस्तों, ये बच्चा समूह। देखिए ये यहाँ पर बच्चा समूह होगा, बच्चा समूह में देखिए छोटी समूह में परिचर्चा संचालन के चरण। तो शिक्षक कक्षा को छोटे छोटे समूह लगभग 4 से 5 सदस्य में बांट देता है ना। शिक्षक जो होते हैं वो कक्षा को छोटे छोटे समूह में बांट देते हैं। प्रिंटिंग में थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया है तो मैनेज कीजिएगा। शिक्षक सामान्य कथन प्रश्न को समूह के सामने रखता है। समूह की चर्चा के लिए 10 से 15 मिनट दिए जाते हैं। समूह का हर सदस्य इस कथन के संबंध में अपने विचार रखता है। इसके बाद समूह के सभी सदस्य उस पर चर्चा करते हैं, बहस होती है, विचार बदलते हैं इत्यादि। इस प्रकार सृजित विचारों, अन्य बिंदुओं, मतों के पुनरीक्षण, संगठन तथा रिकॉर्ड करने के लिए प्रत्येक समूह कुछ समय लगाता है। प्रत्येक समूह पूरी कक्षा के सामने अपनी रिपोर्ट पेश करता है। फिर एक शिक्षक के लिए ध्यान रखने योग्य बातें। तो एक शिक्षक के लिए ध्यान रखने योग्य क्या क्या बातें हैं? तो यह है प्रत्येक
चर्चा एक उद्देश्य अभिमुख हो, अर्थात इसका विषय से जुड़ा हुआ शैक्षिक उद्देश्य हो, तथ्य कक्षा की आयु, रुचि तथा पाठ्य चर्चा का अनुकूल हो, बच्चों को तथ्य के बारे में पर्यावरण ज्ञान हो ताकि वे चर्चा में सक्रियता से भाग ले सके। बच्चे उस भाषा में अपने विचार पेश कर पाएँ जो उनके लिए सुविधाजनक हो। किसी भी दृष्टिकोण या मत का निरादर नहीं करना और उस पर हंसना नहीं। देखिए, अपने अंत में सभी समूहों के कार्य को एकत्र कर उनका सार सबको बताना है तथा बच्चों ने जो पाठ्य पुस्तक में पढ़ा उसके साथ उसका संबंध स्थापित कर आना है। देखिए, पर्यावरण अध्ययन में परिचर्चा का महत्व। पर्यावरण अध्ययन एक बहुविषयक अध्ययन क्षेत्र है। समूह में चर्चाएं समस्या या मुद्दे संबंधित विषयों के बीच की सीमाएं तोड़ने में कारगर सिद्ध होती हैं। उदाहरण मृदा, जल, हवा या प्रदूषण। चर्चा इस बात का अवसर प्रदान करेगी कि इससे जुड़े हुए सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक पक्षों को सामने लाए। जटिल सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय परिस्थितियों में किसी एक उत्तर से सभी संबंधित समूहों को संतुष्ट नहीं किया जा सकता है। हमें बहुमुखी संभावनाओं तथा अलग प्रकार के समाधान को पैदा करने की आवश्यकता है। समूह चर्चा यह संभव करती है। कक्षा में वास्तविक जीवन की परिस्थितियों को लाने में सहायता करती है। एक ही मुद्दे पर विभिन्न प्रकार के विचारों जो कि विभिन्न विश्वासों को प्राथमिकताओं, संस्कृतियों एवं संदर्भों पर आधारित होती है सामने आते हैं। बच्चे भिन्नताओं का सामना करना तथा उन्हें समझना सीखते हैं। इस प्रकार से सीखने की प्रक्रिया बच्चों में बहुमुखी चिंतन, गहन चिंतन, सुनने की योग्यता एवं अंतर व्यक्तित्व कौशलों का विकास करती है। सकारात्मक आंतरिक संबंध स्थापित करने में सहायता करती है और बच्चों के दिमाग में विषय संबंधी कठोरता नहीं होती है। वह पर्यावरण अध्ययन के आधार से विषय संबंधी सीमाएं धीरे धीरे विकसित करेंगे। कि प्रभावशाली समूह परिचर्चा को प्रोत्साहित करना दिए है। याद रखें कि आपकी भूमिका एक संसाधन की है और समूह के हर बच्चों को लीडर बनने का अवसर दें। भागीदारी के लिए सकारात्मक प्रतिपुष्टि दें। बच्चों को उनके योगदान के लिए धन्यवाद दें और हर सत्र के बाद चर्चा का सार पेश करें। समूह बनाते समय यह सुनिश्चित करें कि हर समूह की रचना संतुलित हो, अर्थात हर समूह में विभिन्न व्यक्तित्व हैं। क्यों और कैसे वाले प्रश्न पूछें तथा यदि बच्चे संक्षिप्त में उत्तर दें तो उन्हें विस्तार से उत्तर देने को कहें। है ना दोस्तों, चर्चाएं उस समय अधिक प्रभावशाली होती हैं जब शिक्षण विधियों के साथ मिलाकर इनका प्रयोग किया जाए। देखिए, समूह के सलाहकार के रूप में सहायता करें, मार्गदर्शन दें तथा बच्चों की सोच को दिशा प्रदान करें तथा विचारों के आदान प्रदान को प्रोत्साहित करें। याद रखें कि निःशब्द संप्रेषण जैसे कि सहमति में सिर हिलाना, मुस्कुराना बच्चों के लिए सकारात्मक संदेश है। बच्चों की ओर से भी निःशब्द संदेशों का ध्यान रखें। देखिए, समूह चर्चा की सीमाएं, इसमें सीमाएं भी हैं। समूह चर्चा करते हैं उसमें कुछ सीमाएं हैं, तो बच्चों को भी तैयारी करनी पड़ती है और चर्चा को सफल बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। काफ़ी समय लगता है और उच्च स्तर के ध्यान तथा लगन की आवश्यकता होती है उच्च स्तर के बच्चों को। तो समूह चर्चा की योजना शिक्षक को सावधानीपूर्वक बतानी पड़ती है। तो ये सब बातों को हम ध्यान रखेंगे। तो मेरा हो गया कंप्लीट प्रायोगिक कार्य। अब सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। देखिए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, इसके बारे में जानेंगे। अब हमारा देखिए ये जो है पर्यावरण का, वो लगभग नोट्स ख़त्म होने वाला है। एक ही वीडियो में मैंने कवर करने की कोशिश की है। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। जब हम कभी कोई शिक्षण अधिगम क्रियाकलाप करते हैं तो हमारे मन में उसे करने के कुछ उद्देश्य अवश्य होते हैं, है कि नहीं। शिक्षण प्रक्रिया पूरा होने के बाद हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि प्रक्रिया से बच्चों ने सिखाया नहीं, अर्थात शिक्षण प्रक्रिया का मूल्य निर्णय करते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि कार्यों का मूल्यांकन करते हैं। देखिए, मूल्यांकन की प्रक्रिया का महत्व क्या है। तो मूल्यांकन प्रक्रिया शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की गुणवत्ता के बारे में निर्णय लेने में आपकी सहायता करती है। शिक्षण का मूल्य निर्धारण कर सकते हैं।
प्रत्येक बच्चों की अधिगम प्रक्रिया के बारे में प्रतिपुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि विद्यार्थियों ने कितना और कितनी अच्छी तरह से सीखा है। उसके बाद अपनी अच्छाइयों और कमजोरियों को पहचान सकते हैं और उसके अनुसार सुधार भी ला सकते हैं। अपने आप में मंदगति छात्रों के लिए उपचारात्मक शिक्षण की योजना बना सकते हैं और तीव्र गति से सीखने वाले बच्चों के लिए समन्वय कार्य की योजना कर सकते हैं कि उनके लिए कौन सा कार्य उचित है, वो कार्य दे सकते हैं। देखिए, आकलन असाइनमेंट। देखिए, आकलन या मूल्यांकन की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्रमाण एकत्र करने का एक माध्यम है। आकलन का अभिप्राय अंतिम निर्णय से नहीं, बल्कि यह एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा विभिन्न प्रेक्षण यानी आंकड़ों के मध्य तुलना की जाती है। आकलन का उद्देश्य सीखने के दौरान बच्चों की उपलब्धि की गुणवत्ता को परखना है, अर्थात आकलन प्रक्रिया आधारित है। मूल्यांकन मूल्यांकन क्या है? तो इसका उद्देश्य सीखने की निश्चित अवधि के बाद बच्चों की वास्तविक उपलब्धि स्तर को जांचना है, बिना यह जाने कि बच्चों ने क्यों और कैसे यह स्तर प्राप्त किया है। देखिए, इस प्रकार मूल्यांकन एवं निर्धारित मानदंड के आधार पर बच्चे की गुणवत्ता को जांच करने और उस गुणवत्ता को एक मूल्य विशेष देना, जैसे कि अंक अथवा ग्रेड प्रदान करना। अतः हम कह सकते हैं कि मूल्यांकन उत्पाद आधारित है। यह बच्चे की प्रगति की तुलना उसकी स्वयं की पिछली प्रगति से करता है, बजाय इसके कि किसी दूसरे बच्चे से उसकी प्रगति की तुलना करें। देखिए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, जिसको CCE बोलते हैं। तो बच्चे के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम RTE अधिनियम 2009 अप्रैल 2010 से लागू किया जा चुका। अधिनियम के अनुसार CCE को प्रत्येक बच्चे की प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक लागू किया जाए। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का क्या अर्थ है दोस्तों? तो देखिए, मूल्यांकन को सभी 3 प्रमुख लक्ष्य संज्ञानात्मक, भावनात्मक एवं क्रियात्मक लक्ष्य प्राप्त करने चाहिए। सभी अधिगम शैक्षिक और गैर शैक्षिक अनुक्रमिक रूप में होते हैं, अर्थात सरल से जटिल की ओर। जब तक सरल कार्यों पर अधिकार प्राप्त न कर लिया जाए तब तक अगले स्तर को नहीं सीखा जा सकता है। अतः मूल्यांकन सतत होना चाहिए। सतत और व्यापक मूल्यांकन निरंतर और व्यापक आधार पर शिक्षा और अन्य व्यवहार परिणामों का आकलन है। सतत आकलन यह हमें संकेत देते हैं कि बच्चों के सीखने में कहाँ कहाँ कमी रह गई है, जिससे हम सुधार करने के लिए शिक्षक उचित समय पर कदम उठा सके। साथ यह भी पता चलता है कि बच्चों को सीखने में कहाँ कठिनाई हो रही है और कहाँ उन्हें विशेष मदद की ज़रूरत है। सतत आकलन को आमतौर पर संरचनात्मक आकलन, जिसे वो समेटिव असेसमेंट भी कहते हैं, तो वो बोला जाता है। तो शिक्षक सोचते हैं कि सतत व व्यापक मूल्यांकन के लिए प्रतिदिन उन्हें संकेतों की एक बड़ी संख्या के आधार पर हर बच्चों की प्रगति पर निरंतर रिकॉर्ड रखना है। शिक्षकों को हर समय आकलन करने की ज़रूरत नहीं है। शिक्षक अपनी डायरी में सीखने सिखाने में सुधार के लिए केवल वही बातें रिकॉर्ड करें जो उन्हें वास्तविक रूप से उपयोगी लगे। हर बात को रिकॉर्ड नहीं करना है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन विषय आधारित मूल्यांकन की प्रणाली है, जिसमें छात्र के विकास के सभी पक्ष शामिल होते हैं। देखिए, व्यापक समग्र आकलन, इसका अर्थ व्यापक समग्र आकलन, इसका अर्थ बच्चों की सर्वांगीण प्रगति के बारे में जानकारी से है। व्यापकता उन मुद्दों को प्रमुख रूप से रेखांकित करती है जो बच्चों की विभिन्न कौशल, भावनात्मक और क्रियात्मक पक्ष को उजागर करे। व्यापक आकलन एक प्रकार का संकलित समेकित आकलन होगा। देखिए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से यह भी एक गलत अवधारणा है कि प्रत्येक बच्चों को प्रोन्नति देनी है, चाहे वह सीखे या फिर ना सीखे। जबकि सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है कि प्रत्येक बच्चे को सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान सीखने के भरपूर अवसर और सहायता मिले, जहाँ भी उसे ज़रूरत हो। अर्थात शिक्षक पूरे वर्ष आकलन की जांच करे और उन विधियों को अपनाए जिससे कि बच्चे के असफल होने या ना सीख पाने की नौबत ही नहीं आएगी, यानी कि वर्ष के अंत तक। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को गलती से पूरी तरह से शिक्षक को ही जिम्मेदार समझ लिया जाता है। वास्तव में CCE विभिन्न लोगों की संयुक्त जिम्मेदारी है, जैसे प्रशासक, अभिभावक, शिक्षक और बच्चे। देखिए, पर्यावरण अध्ययन में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का लक्ष्य निम्न अधिगम क्षेत्रों में छात्रों के विकास का निर्माण करती है, जैसे कि ज्ञान का समझ और व्यापकता का लागू करना, विश्लेषण करना, मूल्यांकन करना और सृजन करना।
देखिए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन रचनात्मक एवं योगात्मक आकलन है, और निर्माणात्मक रचनात्मक मूल्यांकन सीखने के लिए आकलन के फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन किया जाता है। निर्माणात्मक मूल्यांकन बच्चों की लगातार प्रतिपुष्टि के लिए आवश्यक है। इससे बच्चों की सीखने की ज़रूरतों, पाठ इकाई में आने वाली कठिनाइयों का ज्ञान शिक्षक को मिलता है। निर्माणात्मक मूल्यांकन से शिक्षक पाठ पढ़ते समय यह पता करता है कि छात्र ने पाठ की समझ को कितना प्राप्त किया है। रचनात्मक मूल्यांकन से छात्र तथा शिक्षक दोनों को अध्ययन प्रक्रिया में लाभ मिलता है। निर्माणात्मक मूल्यांकन के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव एम्स क्या है इसका उद्देश्य निर्माणात्मक मूल्यांकन के? तो बच्चों की कमजोरियों को जानने में सहायता करता है, ठीक है। छात्रों की व्यक्तिगत मार्गदर्शन में सहायता करता है, अर्थात बच्चों की प्रगति में सहायता करता है। छात्रों को अध्ययन की ओर अग्रसर करता है। यह शिक्षकों को मूल्यांकन के नतीजों को ध्यान में रखते हुए अपने अध्यापन की ओर प्रभावी बनाने तथा उनमें सुधार करने में सक्षम करता है। यह छात्रों को स्वयं सीखने में उनकी सक्रिय भागीदारी के लिए मंच प्रदान करता है और छात्रों को प्रतिक्रिया के बाद उनके काम को सुधारने का अवसर प्रदान करता है। कैसे पढ़ाया जाना चाहिए, यह तय करने के लिए सीखने की विभिन्न शैलियों और विधियों को समाविष्ट करता है। यह नैदानिक और सुधारात्मक है। निर्माणात्मक मूल्यांकन को सीखने के लिए आकलन यानी असेसमेंट फॉर लर्निंग भी कहा जाता है। यह छात्रों को वह रचनात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त करने में सक्षम बनाता है जो उन्हें बेहतर सीखने और प्रभावी प्रगति करने में उनकी मदद करेगी। यह अनौपचारिक होते हैं, यह कक्षा के संदर्भ में संपन्न होते हैं, यह पाठ के बीच बीच में किया जाता है। उदाहरण, मौखिक प्रश्न उत्तर, कक्षा में वाद विवाद, अवलोकन और डायरी। देखिए, योगात्मक संकल्पात्मक मूल्यांकन, समेटिव इवैल्यूएशन इसको होता है सीखने का आकलन यानी कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग। तो इस मूल्यांकन सत्र के अंत में एक निश्चित अवधि के बाद होता है। यह बच्चे की ओवरऑल परफॉर्मेंस को जानने के लिए किया जाता है और योगात्मक मूल्यांकन अधिक औपचारिक होता है, ठीक है दोस्तों। उसके उद्देश्य यानी विशेषताएं और मूल्य, देखिए इसका उद्देश्य और विशेषताएं क्या है तो योगात्मक मूल्यांकन के, तो यह एक निश्चित अवधि में शिक्षक व छात्र की संपूर्ण गतिविधियों के बारे में बताता है और इसके द्वारा एक शिक्षक यह जान सकता है कि उसकी शिक्षण प्रक्रिया कितनी सफल रही है। और फिर योगात्मक मूल्यांकन में छात्र को अंक ग्रेड दिए जाते हैं जो उनके प्रदर्शन के स्तर को बताते हैं और यह शिक्षक को छात्रों की उपलब्धि के बारे में बताते हैं। देखिए, योगात्मक मूल्यांकन को सीखने का आकलन जो है किया जाता है, तो योगात्मक मूल्यांकन को सीखने का आकलन भी कहा जाता है। इससे हम किसी कार्य को ख़त्म करके या जांच करते हैं कि हमने कितना सीखा है। तो उदाहरण जैसे पोर्टफोलियो, अर्धवार्षिक परीक्षा होती है, सेमेस्टर एग्जाम होते हैं और वार्षिक परीक्षा किया जाता है इसके लिए। तो मूल्यांकन के प्रतिमान और प्रक्रिया, देखिए पैटर्न ऑफ इवैल्यूएशन में इसके अंतर्गत 4 रचनात्मक आकलन होते हैं जैसे FA तथा योगात्मक आकलन जिसे SA कहते हैं, है ना। रचनात्मक आकलन FA और योगात्मक आकलन SA। तो प्रत्येक रचनात्मक आकलन यानी कि FA छात्रों के अंतिम रिपोर्ट कार्ड में 10% का वेटेज लेता है और पहले समेटिव असेसमेंट यानी योगात्मक आकलन ऐसे को अंतिम रिपोर्ट में 20% का वेटेज देता है मिलता है इसमें, जबकि दूसरे योगात्मक आकलन जो ऐसे होता है को 40% का वेटेज मिलता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के चरण तथा उपकरण, इसके बारे में जानेंगे। मूल्यांकन के प्रमुख चरण हैं। देखिए, चरण 1 में हम जानकारी आंकड़े एकत्र करते हैं, तो इसके बारे में जानते हैं। आप बच्चों को सीखने के बारे में जानकारी देने वाले एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं। आपके अतिरिक्त कुछ और व्यक्ति स्रोत हैं जिनसे बच्चे के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। तो अभिभावक बच्चों के मित्र, सहपाठी होते हैं, अन्य शिक्षक समुदाय के सदस्य होते हैं। तो पोर्टफोलियो बच्चे के प्रदर्शन का एक समृद्ध स्रोत है। बच्चे की प्रगति के आकलन व रिपोर्टिंग के लिए उनके पोर्टफोलियो का उपयोग किया जाना चाहिए और पोर्टफोलियो लिखते समय बच्चों द्वारा किए जाने वाले गृह कार्य, परियोजना कार्य तथा अन्य कई कार्यों को ध्यान में रखना चाहिए। चरण 2 में हम सूचनाओं का अभिलेखन करते हैं दोस्तों। इसमें देखिए, एकत्र की गई जानकारी आँखों का इस्तेमाल करते हुए शिक्षक बच्चे के सीखने में सुधार ला सकते हैं एवं फीडबैक दे सकते हैं। इसमें शिक्षक बच्चे की प्रगति की तुलना उसके स्वयं की पिछली प्रगति से करते हैं। रिकॉर्डिंग के संबंध में ध्यान रखने वाली बातें निम्न हैं। एक निश्चित अवधि के बाद बच्चे के कार्य का आकलन करते हैं। बच्चे के सीखने का स्तर के साथ उसके कार्य के बारे में विवरणात्मक टिप्पणी लिखते हैं। पोर्टफोलियो में बच्चे के कार्य के नमूने रखते हैं और उनका आकलन करते हैं। चरण 3 में हम लोग क्या करते हैं, प्रत्येक छात्र का प्रोफाइल तैयार करना होता है। उसमें देखिए, छात्रों के किन्हीं असामान्य घटनाओं, परिवर्तनों, कमियों, खूबियों, समस्याओं, विशेष अवलोकन को नोट किया जाता है। चरण 4 में सुधार के
लिए योजना बनाया जाता है। प्रति छात्र को सार्थक रूप से सीखने के अवसर प्रदान करना, अधिक कमज़ोर ज़रूरतमंदों छात्रों पर विशेष ध्यान देना, अधिक उन्नत छात्रों को चुनौती देते हुए सार्थक शिक्षण में अवसर उपलब्ध कराना, ये सब है। तो मूल्यांकन के उपकरण है, टूल्स ऑफ एवेल्यूएशन। देखिए इसका उपकरण है निष्पादन परीक्षण के द्वारा, जिसको बोलते हैं परफॉर्मेंस टेस्ट के द्वारा करते हैं। तो निष्पादन परीक्षण एक ऐसा मूल्यांकन होता है जिसमें परीक्षार्थी को वास्तविक क्रिया या कोई कार्य करके दिखाना होता है। क्रिया तथा उपयोगी टिप्पणियाँ भी दी जाती है उसमें। इस व्यक्ति से या समूह से करवाया जा सकता है, जैसे कि उपकरण का उपयोग करवाना, चित्र बनाना। इसमें अध्यापक को बच्चों की अधिगम शैली तथा निष्पादन संबंधित व्यापक सूचनाएं मिलती है। शिक्षक तथा बच्चों के बीच संप्रेषण को बढ़ावा मिलता है तथा स्वयं मूल्य निर्धारण करने के अवसर भी बढ़ते हैं। देखिए प्रेक्षण ऑब्जर्वेशन जिसको बोलते हैं, दूसरा है अवलोकन। प्रेक्षण शब्द का अर्थ है चीज़ों को एक उद्देश्य के साथ देखना, और व्यवहार का अवलोकन पर्यावरण अध्ययन के मूल्यांकन में अति अनिवार्य है। सूचना एवं ज्ञान के अलावा यह बच्चों की मनोवृत्तियों एवं मूल्यों को समझने में सहायता करती है। इसके द्वारा बच्चों की समस्या। देखिए दूसरा है हमारा प्रेक्षण। अवलोकन। प्रेक्षण शब्द का अर्थ है चीज़ों को एक उद्देश्य के साथ देखना। व्यवहार का अवलोकन पर्यावरण अध्ययन के मूल्यांकन में अति आवश्यक है। सूचना एवं ज्ञान के अलावा यह बच्चों की मनोवृत्तियों एवं मूल्यों को समझने में सहायता करती है। इसके द्वारा बच्चों की समस्या सुलझाने की योग्यताएं, कक्षा में विविधता के प्रति प्रतिक्रिया, विचारों एवं समाज का विकास आदि का पता लगाया जा सकता है। देखिए रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल क्या है? तो निर्धारण मापनीय रेटिंग स्केल किसी परिस्थिति क्रिया के प्रति विचार या निर्णय की अभिव्यक्ति करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह निर्णय एक पैमाने या मापनी पर मात्रा या गुणवत्ता के रूप में किए जाते हैं। रेटिंग स्केल बनाने के लिए एक अध्यापक को घटकों को मापना होता है, उनकी पहचान करनी होती है। स्केल पर इकाइयाँ तथा वर्ग रखे होते हैं ताकि उस घटक में बदलते हुए दर्जे में अंतर देखा जा सके। देखिए रखे होते हैं, ये नहीं लिखे हुए होते हैं, होगा। तथा इन इकाइयों को सुसंगत विधि से वर्णित करना पड़ता है। उदाहरण के लिए कूड़े के निपटारे तथा उससे जुड़े मूल्य एवं प्रभावों को समझने के लिए रेटिंग स्केल यहाँ पर है। जैसे देखिए ये क्वेश्चन कई एग्जामों में डायरेक्ट इसी तरह से आपको ऑप्शन मिलेंगे। आपने PYQ अगर सीटेट का लगाया होगा तो देखे होंगे, ये आपको पूरी तरह से मिलेंगे इसी तरह से क्वेश्चन। देखिए घर को साफ रखना केवल माँ की जिम्मेदारी है, तो सहमति असहमति पता लगाना है ना। यही सब है। कूड़े को घर के बाहर फेंकना चाहिए कि नहीं, उसके वनस्पति के व्यर्थ भाग में खाद बनाने चाहिए कि नहीं, रद्दी सामग्री को जला देना चाहिए या फिर नहीं। ये देखें। अब तो चौथा है साक्षात्कार से इंटरव्यू। साक्षात्कार की विधि में परीक्षण करता आदमी बच्चे से बातचीत करके सूचनाएं एकत्र करता है। और पाँचवा संचित अभिलेख पत्र छात्रों के व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों में आए परिवर्तनों एवं उपलब्धियों को एक प्रपत्र में लिखकर सुरक्षित रखा जाता है। उदाहरण के लिए बच्चों का मानसिक, शारीरिक, नैतिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक अभिलेख तैयार करना। उसके बाद है घटनावृत्त। घटनावृत्त में स्कूल में घटित होने वाली दैनिक घटनाओं का विवरण भी बालकों के व्यवहार परिवर्तन का मूल्यांकन करने में सहायता करता है। इसे किसी घटनाओं में बच्चों के व्यवहार के बारे में रिकॉर्ड रखा जाता है। पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो देखें। पोर्टफोलियो में बच्चे की केवल कार्यों के नमूने ही नहीं बल्कि सभी तरह के कार्यों के नमूने रखे जाते हैं ताकि पूरे वर्ष घर में बच्चे के विकास और प्रगति को देखा जा सके। पोर्टफोलियो शिक्षक और अभिभावकों दोनों को यह जानने में मदद करते हैं कि बच्चे ने कितना सीखा है, और यह बच्चे द्वारा किए गए कार्यों का एक रिकॉर्ड है, ना कि केवल परीक्षा में प्राप्त अंकों का रिकॉर्ड। इससे बच्चे की रुचि क्षेत्र, व्यक्तिगत विशेषताएं तथा सामाजिक गुण की जानकारी मिलती है। तो हमने आज पूरा देखिए ये अब रह गया हमारा सिर्फ ये शिक्षण की समस्याएं एवं शिक्षण। ठीक है, तो शिक्षण की समस्याएं एवं शिक्षण, इसके बारे में हम जानेंगे।
देखिए, पर्यावरण शिक्षण की समस्याएं एवं शिक्षण सहायक सामग्री साधन यानी पर्यावरण पेडागोजी यानी ईवीएस पेडागोजी नोट्स के अंतर्गत पर्यावरण शिक्षण की समस्याएं, प्रॉब्लम ऑफ इन्वायरमेंटल टीचिंग एवं पर्यावरण शिक्षण की सहायक सामग्री साधन के बारे में संपूर्ण जानकारी, विस्तार पूर्वक संपूर्ण जानकारी एवं विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न भी आपको इस पोस्ट में प्राप्त होंगे, है ना। तो इसमें पर्यावरण पेडागोजी, वीएस पेडागोजी में देखिए कंप्लीट नोट्स हिंदी में यहाँ दिया गया है का यह टॉपिक 11 व 12 है। इससे पहले के टॉपिक यदि आपने अध्ययन नहीं किए हैं तो उनके लिए आप विद्यार्थियों के लिए परीक्षाओं के लिए आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए शिक्षण सहायक सामग्री साधन टीचिंग एड्स, टीचिंग मटेरियल और टीचिंग एड्स के बारे में देखिए यहाँ दिया हुआ है। पर्यावरण अध्ययन में अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए रचनात्मक शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं की आवश्यकता है, इसलिए दोस्तों बार बार कॉल आ जाता है, इसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ आप लोग से। मुझे भी डिस्टर्ब हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए। देखिए शिक्षण सहायक सामग्री साधन एवं पर्यावरण अध्ययन में अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए रचनात्मक शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं की आवश्यकता है, इसलिए शिक्षण अधिगम के स्थानीय संसाधनों तथा सामग्री का विकास, रख रखाव, आपस में बांटना तथा उपयोग करना पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। अधिगम संसाधन क्या है? तो देखिए संसाधन का अर्थ है वह चीज़ जो किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रयोग में लाई जाए। नक्शे, मॉडल, विद्यालय का बगीचा, वीडियो, फिल्म इत्यादि सभी शिक्षण अधिगम के साधन के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं। पर्यावरण अध्ययन में अधिगम संसाधन का महत्व क्या है? तो पर्यावरण अध्ययन में कक्षा में बाहरी वातावरण पर्यावरण अध्ययन में कक्षा से बाहरी वातावरण पर आधारित अधिगम प्रक्रियाएं काफ़ी प्रभावशाली होती है। पर्यावरण अध्ययन हेतु भौतिक, जैविक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक पक्षों पर आधारित वास्तविक जीवन के अनुभव उपयुक्त होते हैं। स्थानीय संसाधन एवं सामग्री वास्तविक जीवन पर आधारित अधिगम को प्रोत्साहित करते हैं। इस संसाधन का प्रयोग विभिन्न प्रकार के शिक्षण सीखने के लिए शिक्षण को और अधिक रोचक और प्रभावी बनाने के लिए किया जाता है। यह कक्षा के बच्चों की भागीदारी के लिए अधिक अवसर भी प्रदान करता है और इसके द्वारा बच्चों में अस्थायी विकास की संभावना बढ़ जाती है। संसाधन तथा शिक्षण सहायक सामग्री द्वारा ज्ञान के अधिग्रहण की सुविधा और कक्षा में छात्रों द्वारा उचित समझ विकसित की जा सकती है। अधिगम संसाधन हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मल्टीमीडिया एवं डिलीवरी सिस्टम के संयोजन। संसाधनों के प्रकार तथा उनको उपयोग देखिए दिया हुआ है। जैसे संसाधन है, समुदाय के संसाधन है, उपयोग इसका होता है अभिभावक, दुकानदार, किसान, मालिक, कुम्हार इत्यादि सब करते हैं ना, तो यही सब है। जैसे दूसरा संस्थानीय संसाधन जैसे विद्यालय हो गया, अस्पताल, बैंक, नगर निगम, कार्यालय, पुस्तकालय, सब क्या है? संस्थान है, इसलिए संस्थानीय संसाधन इसको बोला गया है। उसके प्रकृति में संसाधन है जैसे नदी, तालाब, वन, मृदा, बगीचा, ये सारे हो गए। मीडिया संसाधन में हो गया समाचार पत्र, टीवी, रेडियो, पोस्टर, विज्ञापन, ये सारे हो गए। प्रौद्योगिकी संसाधन में आ गया मोबाइल फोन, कैमरा, ऑडियो रिकॉर्डर, सीडी, कंप्यूटर, ये सारे आ गए। फिर मानव निर्मित संसाधन जिसे मानव ने बनाया है, जैसे पेन, पेंसिल, रद्दी, कागज़, किताबें, कहानियाँ, कविताएँ इत्यादि। अब देखिए समुदाय संसाधन। समुदाय संसाधन में हर व्यक्ति एक संसाधन हो सकता है। प्रतिदिन का कार्य अभ्यास हर व्यक्ति को विशेषज्ञ बनाता है। इस सप्ताह आप जो चीज़ें हम बनाते हैं, हम करते हैं, उस तथ्य की चर्चा कर रहे हैं। कुमार केवल अपने व्यक्तित्व अनुभवों के बारे में ही नहीं बता सकता, बल्कि इन पक्षियों जैसे कुछ उस क्षेत्र में मिट्टी के प्रकार तथा बर्तन बनाने की प्रक्रिया आदि भी बता सकता है। किसान पौधों के बारे में बेहतर समझा पाएगा, खासकर खरपतवार के बारे में। यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर प्रदान करता है। देखिए अधिगम संसाधन के रूप में प्राकृतिक तत्व कैसे काम करते हैं? तो प्राकृतिक पर्यावरण अध्ययन हेतु बहुत अच्छा संसाधन माना जाता है। प्राकृतिक तत्व जैसे पहाड़ियाँ, घास के मैदान, वन, सागर इत्यादि बच्चों को उत्सुक कर उनमें जिज्ञासा पैदा करते हैं। अतः एक शिक्षक होने के नाते आप बच्चों को विद्यालय के बाहर ले जाकर अधिगम को प्रभावी बनाने के अधिक अवसर दे सकते हैं, जैसे भ्रमण पर ले जाना। दूसरा संस्थानीय संसाधन ये हो गया। संस्थान खासतौर पर सरकारी बहुत प्रभावशाली अस्थायी अधिगम संसाधन हो सकते हैं। प्रत्येक संस्थानीय संसाधन समाज के विकास, आर्थिक उद्देश्य की प्राप्ति में सहभागिता करता है। इसे शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में वास्तविक जीवन की कड़ियाँ जोड़ना भी सुनिश्चित हो जाता है। चिड़ियाघर, पौधों की नर्सरी, सरकारी पुस्तकालय, पशुओं के अस्पताल, अजायब घर, पवन फार्म। देखिए मीडिया संसाधन में आज मीडिया के संसाधनों के भंडार उपलब्ध हैं। समाचार पत्र अपेक्षाकृत पर सस्ते तथा सब जगह उपलब्ध हैं। यह अधिगम के अमूल्य संसाधन है। देखिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को शैक्षिक क्षमता कई प्रकार से नवाचार तरीके से शिक्षा
देने के लिए उपयोग में लाई जा सकती है। वीडियो, फिल्म, टेलीविज़न, कंप्यूटर, इंटरनेट यह सभी कक्षा में संसार लेकर आने की संभावना प्रदान करते हैं। देखिए, मीडिया शिक्षण अधिगम के लोकप्रिय एवं आसानी से उपलब्ध संसाधनों को प्रदान करता है। पर्यावरण अध्ययन के मीडिया का एक विशेष लाभ यह है कि बच्चों को किसी भी मुद्दे पर विभिन्न मतों एवं दृष्टिकोणों के बारे में पढ़ने एवं समझने का अवसर भी मिलता है। मीडिया संसाधनों में सम्मिलित है समाचार पत्र, पत्रिकाएं, टेलीविजन, द डिस्कवरी, द नेशनल ज्योग्राफिक, ट्रैवल एवं लिविंग, रेडियो कार्यक्रम, ज्ञान भारती, विविध भारती, ये सब प्रसारण जो होते हैं पर्यावरण से संबंधित वेबसाइट हो गए, प्रदर्शनियाँ हो गया, चित्रकारी हो गया। देखिए, पर्यावरण अध्ययन में मीडिया का प्रयोग कैसे करें इसके बारे में है। पर्यावरण अध्ययन से संबंधित समाचार पत्र, कतरनों का प्रयोग करना। बच्चे पर्यावरण अध्ययन से एक चुने गए प्रकरण पर शोध कार्य परियोजना भी कर सकते हैं। पर्यावरण संबंधी चैनलों तथा पत्रिकाओं का प्रयोग कर संबंधित पर्यावरणीय मुद्दों पर तथ्यों तथा विचारों पर चर्चा की जा सकती है। आप बच्चों को वैज्ञानिक या पर्यावरण से संबंधित कहानियाँ, कविताएं, पत्रिकाओं या समाचार पत्रों से पढ़ने के लिए कह सकते हैं। पोस्टर तथा चित्रकला का उपयोग कर आप बच्चों को संबंधित पर्यावरणीय मुद्दों पर उनके विचारों या मतों की अभिव्यक्ति करने में सहायता कर सकते हैं। देखिए, प्रौद्योगिकी संसाधन हो गया, टेक्नोलॉजी रिसोर्सेज जो हो गए हमारे, उसके बारे में आज शिक्षक को शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में सहायता करने हेतु कई प्रकार के प्रौद्योगिकी के साधन उपलब्ध हैं। प्रौद्योगिकी यंत्र बच्चों को आकर्षित करते हैं। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में प्रौद्योगिकी का उपयोग रचनात्मक एवं अर्थपूर्ण तरीके से किया जा सकता है। मोबाइल फोन जानवरों तथा पक्षियों की आवाज़ को रिकॉर्ड करने के लिए GPS, ग्लोबल प्रोसेसिंग सिस्टम जिसको बोलते हैं, को मानचित्र बनाने तथा पढ़ने के कौशल को बढ़ाने हेतु प्रयोग में लाया जा सकता है। देखिए, GPS का फुल फॉर्म कभी कंप्यूटर का जो सेक्शन होता है उसमें आ जाता है, पर्यावरण में भी आ सकता है अगर दिया हुआ है तो। देखिए, कैमरा पक्षियों, जानवरों, कीड़ों की प्राकृतिक क्रियाओं को रिकॉर्ड करने, भ्रमण में उनका प्रयोग करने में इसका उपयोग किया जा सकता है। देखिए, कंप्यूटर मल्टीमीडिया सुविधा को पर्यावरण अध्ययन संबंधित तथ्यों के वीडियो दिखाने में प्रयोग में लाया जा सकता है। इंटरनेट की सुविधा सूचना उपलब्ध करवाने में सहायक है। एनिमेशन बच्चों को पर्यावरण के अमूर्त तत्वों जैसे पर्यावरण के भीतर पौधों के शरीर में गति प्रक्रियाएं, सागर के अंदर जीवन समझने में सहायता कर सकता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जैसे कार्यक्रमों का उपयोग आंकड़ों में सुधार प्राप्त करने में प्रयोग किया जा सकता है। मानव निर्मित संसाधन। देखिए, पर्यावरण अध्ययन में हम कुछ ऐसे वस्तुओं का प्रयोग भी करते हैं जो मानव द्वारा निर्मित होते हैं, जैसे कि पेन, पेंसिल, गिलास, कुर्सी, कागज आदि। यह तुलना, मॉडलिंग, सादृश्य लाने के साधन बन जाते हैं तथा कई क्रियाओं में बच्चों को अवधारणा को समझने में प्रयोग किया जाता है। पर्यावरण अध्ययन में पाठ्य पुस्तकों की विशेषताएं क्या है, तो देखिए इसे क्वेश्चन आएंगे। पुस्तकों की भाषा सरल होनी चाहिए। पुस्तकों की विषय वस्तु इस प्रकार की होनी चाहिए जो बच्चों के अंदर प्रश्न करने, खोज करने, जिज्ञासा आदि को जगा सके। यह शिक्षकों की वैविध्यपूर्ण पृष्ठभूमि की जरूरतों को पूरा करती है। पुस्तकों की विषय वस्तु बच्चों के मानसिक स्तर की होनी चाहिए। पुस्तकों में वास्तविक कहानियाँ और घटनाओं को शामिल करना चाहिए। यह प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश को एकीकृत तरीके से प्रस्तुत करती है। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक की भाषा बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से समृद्ध होनी चाहिए। यह भय एवं पूर्वाग्रह से मुक्त होने के मूल्य को बढ़ावा देती है। पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक कैसी होनी चाहिए, तो जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर अधिक बल देती हो और उसे प्रभावशाली बनाती हो। देखिए, पर्यावरण अध्ययन की पुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधियों को प्रकरणों में अंतर्निर्मित करके उपलब्ध कराना चाहिए। देखिए, पुस्तक में पहेलियों को शामिल करना चाहिए क्योंकि यह सृजनात्मक चिंतन, तार्किक चिंतन का विकास करती है। टॉपिक 12 हमारा है पर्यावरण शिक्षण की समस्याएं। पर्यावरण शिक्षण में समस्याएं भी बहुत सारी आती हैं, तो उस समस्याओं को एक बार देख लीजिए। अलग अलग शिक्षक अपने रोजमर्रा के शिक्षण के दौरान अलग अलग चुनौतियों का सामना करते हैं। पाठ्य पुस्तक से संबंधित कच्चा संपादन, समय एवं संसाधनों का प्रबंधन तथा हर व्यक्तिगत बच्चे के साथ निपटने में यह समय समय पर परिवर्तित होते रहते हैं। पर्यावरण अध्ययन के संपादन में कई अतिरिक्त चुनौतियां हैं। पर्यावरण अध्ययन अपने संपादन में बाल केंद्रित पद्धतियों का प्रयोग करता है, न कि पारंपरिक शिक्षक केंद्रित पद्धति का। अर्थात पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में शिक्षक के बजाय बच्चों पर ध्यान दिया जाता है। अनुभवों से ज्ञान के सृजन में, देखिए यहाँ ज्ञान होगा, अनुभवों से ज्ञान के सृजन में सहायता करने की चुनौती। बच्चे विद्यालय में पर्यावरण संबंधी अपने अनुभव एवं समझ लेकर आते हैं। शिक्षक को उन्हें संबंध बनाने के लिए उनके प्रत्यक्ष पर्यावरण के भीतर अधिगम अनुभव प्रदान करने होते हैं। अभिभावक एवं समुदाय को भी अधिगम प्रक्रिया में लाना। विभिन्न संबंधों को बच्चों के पूर्व ज्ञान से जोड़ने की चुनौती। उसके बाद बच्चे कैसे सीखे
और कैसे समझे कि चुनौती, ये भी पुरानी चुनौतियाँ देखिए क्या आ सकते हैं कक्षा संपादन में। पाठ्यक्रम संबंधित समय एवं संसाधनों का प्रबंधन में कक्षा संपादन संबंधित चुनौतियाँ आ सकते हैं, जैसे छात्र केंद्रित पद्धति, बच्चों को उनके पर्यावरण को समझने में सहायता करना, समझने का लचीला तरीका लाना, बच्चे कैसे सीखते और समझते हैं, कक्षा में चर्चा किए गए मुद्दों पर अंतर्दृष्टि विकसित करना। फिर शिक्षण में गत्यात्मकता हो, अलग अलग गतिविधियों को प्रयोग करने की चुनौतियाँ, बच्चों का सही प्रकार से मूल्यांकन करने की चुनौती, क्योंकि सभी बच्चे अलग अलग समझ व स्तर के होते हैं। पाठ्यक्रम संबंधी चुनौती भी हमारे आ सकते हैं, जैसे पाठ्यक्रम की विषय वस्तु को वास्तविक संसार से संबंधित हो सकता है, जिससे वह अपने आसपास का अवलोकन एवं अनुभव करे और नए ज्ञान अनुभव तथा उनके उपयोग का सृजन करें। बच्चों के नए अनुभव व समाज को उनके पूर्व ज्ञान से जुड़ने की चुनौती, व्यक्तिगत सीमाओं से बाहर निकलने की चुनौती, पाठ्यक्रम को सरल एवं सहज बनाने की चुनौती। देखिए समय एवं संसाधनों का प्रबंधन संबंधी चुनौती हो सकता है, संसाधनों के संपूर्ण ज्ञान की चुनौतियाँ, संसाधन का समुचित प्रयोग करने की चुनौती और सभी बच्चों को समूह में ठीक प्रकार से कार्य करने तथा संसाधनों के प्रयोग से समझ विकसित करने की चुनौती हो सकती है। देखिए प्रश्न इससे दिए गए हैं, जैसे कि इसमें ऑप्शन हम नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट आंसर को देखते जाएंगे, क्योंकि समय की कमी को देखते हुए, क्योंकि डेटेड लेने में ज़्यादा देर टाइम नहीं है। कि ईवीएस पाठ्य वस्तु में एक टिकट का एक नमूना दिखाने का उद्देश्य क्या होता है, तो ये होता है उन्हें टिकट में प्रयुक्त विभिन्न संक्षिप्त रूप का ज्ञान प्रदान करना। दूसरा है बीज अंकुरण की अवधारणाओं को सबसे अच्छे से सिखाया जा सकता है। तो कैसे सिखाया जा सकता है, छात्रों द्वारा बीज बोने के विभिन्न चरणों को विधि के माध्यम से प्रदर्शित करने से। देखिए प्राथमिक स्तर पर आकलन में होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, सतत और असंचरित टिप्पणियों को छात्र और उनके माता पिता के साथ साझा करना। दोस्तों मैं क्वेश्चन लगाने के ट्रिक्स भी बताऊंगी, नेक्स्ट क्लास में मैं लेकर के आऊँगी, अगर टाइम मिला तो मैं वो भी डाल दूँगी ट्रिक्स को, कि पेडागोजी सेक्शन को कैसे करना है ट्रिक्स के माध्यम से। चौथा क्वेश्चन है हमारा, दोपहर की भोजन की ब्रेक के बाद ईवीएस शिक्षण में जब आपको लगता है कि छात्र सबक में रुचि नहीं ले रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, वो विषय को दिलचस्प बनाने के लिए ऑडियो विजुअल का उपयोग करेंगे, है कि नहीं। पांचवा प्रश्न है कि स्कूल के कक्षा 5वीं के छात्रों के लिए राजस्थान की एक शैक्षिक यात्रा की योजना बनाई। यात्रा के दौरान आपकी बच्चों से क्या अपेक्षा होगी, तो क्या अपेक्षा रखेंगे, उन्हें गौर से निरीक्षण करना चाहिए, नोट्स बनाने चाहिए और अन्य छात्रों और शिक्षक के साथ अपने निरीक्षण को साझा करना चाहिए। और फिर है छठा क्वेश्चन है, एक ईवीएस कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभव को महत्व देते हुए शिक्षक को क्या फ़ायदा होगा, तो फ़ायदा होगा ना, शिक्षार्थियों के विषय में अनुभवात्मक दुनिया से संबंधित करना और प्रतिबिंब और उद्योगों को बढ़ाना। पॉजिटिव पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट जो होंगे मैं क्लास में मैं बताऊंगी, उसके बारे में डिटेल से चर्चा करूंगी और ट्रिक्स बताऊंगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th, एक ही वीडियो में सारा कुछ बताना संभव नहीं है दोस्तों। 7 क्वेश्चन है, बच्चों को ईंधन के विभिन्न प्रकार के बारे में बताने के लिए शिक्षक कर सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं, तो कर सकते हैं एक लघु फिल्म के साथ साथ बच्चों को बताना कि खाना पकाने के लिए ईंधन के किन किन संभावित प्रकारों का इस्तेमाल किया जा सकता है। 8वां क्वेश्चन है, एक नक्शे को पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल क्या होना चाहिए, तो होना चाहिए स्थानों की दूरी और दिशाओं से संबंधित की स्थिति को समझने की क्षमता होनी चाहिए। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं दोस्तों, वही क्वेश्चन दिया हुआ है। असाइनमेंट के बारे में निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा सही है, तो सही है ना। असाइनमेंट शिक्षार्थियों को जानकारी की खोज के लिए अपने विचारों का निर्माण और उन्हें स्पष्ट करने का अवसर प्रदान करते हैं। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक ईवीएस पुस्तक में पहेलियाँ और पहेली सहित का एक उद्देश्य नहीं है, तो उद्देश्य नहीं है। नेगेटिव पॉइंट इसमें देखिए छात्रों का मन भ्रमित और उन्हें भ्रम का आनंद लेने के लिए, बाकी सब पॉजिटिव पॉइंट है। देखिए सरल प्रयोगों और प्रदर्शनों को ईवीएस कक्षा में प्रदर्शित किया जा सकता है, तो किया जा सकता है विचारों रिकॉर्डों पर चर्चा करने और छात्रों द्वारा उठाए गए सवालों के आधार पर टिप्पणियों का विश्लेषण करने के लिए। ईवीएस की कक्षा में अवधारणाओं को समझने के लिए कविता और कहानी कहना किस प्रकार सहायता करता है, ये आपको बताना है। देखिए ये आप कमेंट में दीजिएगा इसका आंसर, कि ईवीएस, यहाँ टीवीएस लिखा हुआ है, मिस प्रिंटिंग है। टीवीएस की कक्षा में अवधारणाओं को समझने के लिए कविता और कहानी कहना किस प्रकार सहायता करता है, तो पाठ सुखद और रोचक बनाता है, नहीं स्थानीय और वैश्विक स्तर पर दुनिया की प्रकृति कल्पना अन्वेषण की क्षमता को बढ़ावा देता है, शिक्षार्थियों के बीच भाषा और सांस्कृतिक विविधता की देखभाल करता है, सही दिशा में छात्रों की ऊर्जा को लगाता है। तो ये आपको कमेंट में आंसर देना है दोस्तों। तो हमारा ये मटेरियल आपको कैसा लगा, वीडियो के द्वारा जो मैं दी है यूट्यूब के द्वारा। अगर नेक्स्ट सब्जेक्ट को का पेडागोजी, जैसे मैथ का हो गया, एसएसटी का हो गया,
हिंदी का, इंग्लिश का, जो भी हो, अगर आपको ज़रूरत होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, कमेंट को मैं पढ़ूँगी। जिसका जो डिमांड होगा वो कमेंट में बताइएगा, जैसा होगा मैं उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश करूँगी। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हमारा वीडियो आए तो आप लोग पढ़ सकें। इसमें मैंने टाइम वेस्ट का काम नहीं किया दोस्तों, जो भी मटेरियल था मैंने देखिए सारा कुछ आपको देने की कोशिश, कम समय में ज़्यादा मटेरियल देने की कोशिश की है। दूसरे यूट्यूबर के जैसा मैंने टाइम पास नहीं किया है कि हमको व्यू बड़ा टाइम बढ़ाने के लिए 30 क्वेश्चन को 3 घंटा तक ले जाओ, 2 घंटा तक ले जाओ, वैसा मैंने नहीं किया है। तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें, अपने सुझाव दें, बताएं। और हमारे मनोबल बढ़ाएं, सब्सक्राइबर बढ़ा करके हमारा मनोबल बढ़ाएं दोस्तों। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।